हम आज करने जा रहे हैं सीए इंटरमीडिएट का टैक्सेशन का, इनकम टैक्स का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत क्रिस्प चैप्टर, बहुत मार्केबल मतलब मार्क्स ओरिएंटेड चैप्टर, इसको हम करने जा रहे हैं। आप इसे वन सेटिंग में देखिएगा, रियली मतलब यू विल फील वेरी हैप्पी आफ्टर लिसनिंग दिस वीडियो। सो हम शुरू करते हैं। अदर सोर्सेज चैप्टर का नाम है, और अभी तक हमने पीजीबीपी अपना कंप्लीट कर लिया। आई होप आप सब ने कंप्लीट भी कर लिया होगा। एक बार और कोई डाउट होते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को हम करने जा रहे हैं। बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप देख रहे होंगे सेक्शन 56 टू, पहले लिख लीजिए 58। बेसिकली 3 सेक्शन मेन है इसमें, 56, 57 और 58 है। 9 भी पर 9 यहाँ का पार्ट नहीं है। 3 सेक्शन मेन हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं बेटा, सेक्शन 56, 57 और 58। बहुत मैंने बताया ना, बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छा चैप्टर है, और आप इसे थोड़ा सा मन लगा कर इस वीडियो को देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। बेटा सेक्शन 56 में चार्जिंग सेक्शन है। जैसे मैंने आपको पहली बार बताया था, जब भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो इनकम टैक्स के किसी भी चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए, सर व्हाट इज़ द चार्जिंग सेक्शन, सर व्हाट इज़ द बेसिक इवेंट टू चार्ज द टैक्स इन दिस चैप्टर। बेटा इस चैप्टर में टैक्स लगने के लिए चार्जिंग सेक्शन का नाम है सेक्शन 56, राइट। ये सेक्शन इजाज़त देता है कि सेक्शन 56 के अकॉर्डिंगली आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपकी इनकम कंप्यूट होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे, राइट। अभी तक 4 हेड हमने पढ़े हैं, सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन। ये 5वां हेड है, मेन हेड हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रेजिडरी हेड है, इसको रेजिडरी हेड भी बोलते हैं, रेजिडरी हेड। आप लिखना चाहें तो लिख लें, रेजिडरी हेड का मतलब है बचा कुचा हेड। बेटा इनकम को टैक्स लगाने के लिए, इनकम को कंप्यूट करने के लिए हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में टोटल 5 हेड है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। कितने हेड है? 5 हेड है। 5 हेड में से हम, ये मेन हेड है क्योंकि ये बचा हुआ हेड है, जितनी भी इनकम अब आगे 4 हेड्स में टैक्सेबल नहीं हो पाई उन पर यहाँ पे टैक्स लगेगा, पर इसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो बेटा टैक्सेबल इवेंट है जो इस हेड का, टैक्सेबल इवेंट मतलब ऐसा क्या इवेंट अगर हो, ऐसी क्या घटना घटे कि टैक्स यहाँ पर लगेगा। चार्जिंग सेक्शन 56। बेटा इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं फिर एक और बात आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं हमेशा बताता हूँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को शुरू करने से पहले एक जनरल बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जनरल कॉन्सेप्ट पूरे इनकम टैक्स का। बेटा इसे गांठ मार के रख लेना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल कॉन्सेप्ट के अक्सर क्या है बेटा, जितनी भी रेवेन्यू रिसीप्ट्स होती हैं, जितनी भी रेवेन्यू रिसीप्ट्स होती हैं उन सब पर टैक्स लगता है हमारे इनकम टैक्स में। वो चार्जेबल होती हैं इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी हेड में। अगर उन पर टैक्स नहीं लगेगा तो उन्हें एग्जेम्प्ट किया जाता है। मतलब जब तक कुछ ना कहें, जब तक अलग से कुछ ना बताए, तो जितनी भी रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं वो हमेशा चार्जेबल होती हैं, वो हमेशा टैक्सेबल होती हैं। अगर स्पेसिफिकली किसी सेक्शन में ही एग्जेम्प्ट कर दें तो बात अलग है, जैसे कि सेक्शन 10 में काफ़ी सारी रेवेन्यू रिसीप्ट्स को एग्जेम्प्ट किया हुआ है। कैपिटल रिसीप्ट्स को भी किया हुआ है, पर रेवेन्यू रिसीप्ट्स को भी किया हुआ है। पहले से जनरली समझिए, जितनी भी हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं वो सब जनरली इनकम चार्जेबल होती हैं, वो टैक्सेबल होती हैं। अगर सेक्शन 10 में या किसी स्पेसिफिक सेक्शन में जब तक मना ना कर दिया जाए कि इन पर टैक्स नहीं लगेगा, तब तक उन सब पर टैक्स लगेगा। जैसे मैं कोई भी रिसिप्ट बोलूँ, भैया हर मंथ मुझे कोई रेंट आता है, क्या टैक्सेबल है? आप कहेंगे हाँ, अगर जब तक किसी सेक्शन में मना नहीं किया। बेटा जितनी भी कैपिटल रिसीप्ट्स हैं, ये जनरल कॉन्सेप्ट है आज, क्योंकि ये काम आएगा एक बार आपके। जितनी भी कैपिटल रिसीप्ट्स हैं बेटा जनरली वो नॉट टैक्सेबल होती हैं, नॉट चार्जेबल होती हैं। जनरली वो नॉट टैक्सेबल होती हैं, लेकिन अगर किसी सेक्शन में स्पेसिफिकली कह दिया कि टैक्स लगेगा कैपिटल रिसीट पर, इस वाली पर, तो लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लॉटरी से इनाम,
विनिंग फ्रॉम लॉटरी, एक कैपिटल रिसीप्ट्स आ रही हैं, पर इन पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? सर जनरली नहीं लगेगा, लेकिन अगर किसी सेक्शन में स्पेसिफिकली बोल दिया, जैसे सेक्शन 115 बीबी में बोलते हैं कि टैक्स लगेगा, तो फिर लगेगा। मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट क्या बना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को पढ़ने से पहले जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, जो मैंने आज फिर कई बार रिवाइज कराया आपको, और जो मैं हर चैप्टर में हर हेड में एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। क्या कि बेटा जितनी भी रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं, जितनी भी रैकरिंग रिसीप्ट हैं, वो हमेशा इनकम चार्जेबल होती हैं, टैक्सेबल होती हैं, पर स्पेसिफिकली किसी सेक्शन में मना कर दिया तो टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जितनी भी बेटा कैपिटल रिसीप्ट हैं उन सब पर टैक्स नहीं लगता। अगर हाँ स्पेसिफिकली कह दिया कि इस कैपिटल रिसीप्ट पर टैक्स लगेगा तो लगेगा। गॉट इट? अब हम चलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कहानी को डिस्कस करते हैं। बेटा टैक्सेबल इवेंट चार्जिंग सेक्शन होता है। चार्जिंग सेक्शन का मतलब है ऐसी क्या घटना घटे, ऐसा क्या इवेंट अकर हो कि आपका टैक्स अदर सोर्सेज में लगेगा। बेटा सेक्शन 56(1) के अकॉर्डिंगली इनकम ऑफ एवरी काइंड, देखिए कुछ कीवर्ड्स को ध्यान से समझिएगा, जो कि स्पेसिफिकली एक्सक्लूड नहीं की गई हैं टोटल इनकम में से। ये मेन कीवर्ड है बेटा, जो कि स्पेसिफिकली एक्सक्लूड नहीं की गई हैं, कहाँ से? फ्रॉम द टोटल इनकम से। Under this Act shall be chargeable to income tax under the head income from other sources if it is not chargeable to income tax under any of the four specific head। मतलब क्या कहने की कोशिश करी है इन्होंने हमें बोलने की कोशिश करी है कि सर जी अगर आपके 4 हेड्स में टैक्स नहीं लग पाया, 2 कंडीशन में टैक्स नहीं लगा, और दूसरी चीज़ वो टोटल इनकम का पार्ट है, मैं ऐसे बोल दूँ टोटल इनकम का पार्ट है वो। जैसे अगर हम इसे समझने की कोशिश करें बेटा ध्यान से, एक सेक्शन पढ़ा था हमने शुरुआत में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 24। बेटा इस सेक्शन में इनकम्स दी हुई थी, मैंने आपको बताया था ये इनकम का ही सेक्शन था, स्टार्टिंग के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। ये ना एक्सप्लेन करता है इनकम क्या क्या होती है, इनकम टैक्स पर्पस के लिए क्या क्या चीज़ इनकम होती है, अगर वो इनकम है तो उस पर टैक्स लगेगा। और बेटा सेक्शन 14 ने इसको ना 5 हिस्सों में बांट दिया था, मैंने आपको पहले भी बताया था। कितने हिस्सों में? 5। 1 2, मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, 1 2 3 4 और 5, 5 हेड में बांट दिया था। ध्यान से समझिए बेटा, कोई चीज़ इस गोले में ही नहीं आ रही, इनकम का ही पार्ट नहीं है, तो उसका ना 1 2 3 4 5 किसका हिस्सा है? इस सर्कल का। अगर कोई इनकम इस सर्कल में ही नहीं है, देखिए कोई भी इनकम अगर इस सर्कल में है, अंदर है सर्कल में, तो उस पर टैक्स लगेगा। अब क्वेश्चन आता है सर्कल में कौन सी जगह पर कवर हो रही है वो? 1 वाले हिस्से में कवर हो रही है, 2 वाले में, 3 वाले में, 4 वाले में या 5 वाले में। अगर वो किसी भी सर्कल के किसी भी पार्ट में कवर हो रही है तो वहीं पर टैक्स लगेगा। अगर वो सर्कल में ही नहीं है कहीं, तो बेटा किसी पार्ट में टैक्स कहाँ से लग जाएगा? मीन्स ये सर्कल है बेटा पूरा टोटल इनकम का। अगर कोई चीज़ टोटल इनकम का पार्ट है, पहला क्वेश्चन, अगर वो टोटल इनकम का पार्ट है, सबसे पहले फर्स्टली you have to ask the question to yourself that whatever I'm going to discuss, whatever income I'm going to discuss, क्या ये income, does this income is a part of total income? क्या ये income total income का part है? Is it part of total income? अगर वो total income का part है तो second question आना चाहिए in which head? बेटा सबसे पहले समझ आया, सबसे पहले वो इनकम है भी या नहीं है, पहला क्वेश्चन। इनकम है तो किस हेड में इनकम है? तो बेटा अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये एक बकेट है, इसके अंदर इनकम्स हैं, ढेर सारी इनकम्स हैं, ढेर सारी इनकम्स, समझ रहे हैं, एक्स वाई जेड बहुत सारी इनकम्स हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आना है इसके अंदर है इनकम है, फिर क्वेश्चन आना है ये वाली इनकम किस हेड की इनकम है, ये वाली इनकम किस हेड की इनकम। तो बेटा इन्होंने क्या कहा है जरा ध्यान से देखिए, कह रहे हैं हर काइंड की इनकम जो कि टोटल इनकम वाली बाल्टी में से, टोटल इनकम वाले बास्केट में से हटाई नहीं गई है, अगर वो उस बास्केट में है, इनकम है, तो और वो किसी और हेड में टैक्स नहीं लग पाई है, 4 हेड में, तो बेटा उस पर टैक्स कहाँ लग जाएगा प्यारे बच्चों? अगर 4 हेड में कवर नहीं हुई तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एनालिसिस क्या बना इस सेक्शन का
एनालिसिस बना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज द लास्ट एंड रेजिडरी हेड ऑफ इनकम एंड टैक्सेबिलिटी अंडर दिस हेड। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर 1, इनकम मस्ट नॉट टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इनकम, मतलब इनकम इस बास्केट में से अलग ना की गई हो। इनकम तो है वो पहले, और इनकम है तो वो 4 हेड में टैक्सेबल नहीं हो पाई, समझ रहे हैं, तब यहाँ पर टैक्स लगेगा। 4 हेड में कवर नहीं हुई है, 4 हेड में टैक्स नहीं लग पाई, मैं गलत वर्ड बोल गया, 4 हेड में चार्जेबल नहीं थी, 4 हेड में चार्जेबल नहीं थी बेटा। मतलब सर इसे भी एग्जाम्पल से बताएंगे? हाँ यस बिल्कुल मैं बताता हूँ, ये बहुत समझने वाली बात है बेटा, इसको अंडरस्टैंड करने वाली बात है बेटा। कोई इनकम पीजीबीपी में चार्जेबल थी, चार्जेबल ही पीजीबीपी में थी, मतलब टैक्स लगा सकता है सिर्फ पीजीबीपी, और उसने मना कर दिया, मैं मना कर रहा हूँ नॉट टैक्सेबल। पीजीबीपी ने इजाज़त दे दी, पीजीबीपी ने परमिशन दे दी, नॉट टैक्सेबल। इसका मतलब ये थोड़ी ना है वो पीजीबीपी में टैक्स नहीं लग पाया तो अदर सोर्सेज में टैक्स लग जाएगा ना बेटा। पीजीबीपी में चार्जेबल थी पर पीजीबीपी ने उसे मना कर दिया, माफ़ कर दिया, इट डजंट मीन्स कि वो अदर सोर्सेज में टैक्स लगेगी। सबसे पहले मैंने फिर बताया है, सबसे पहले किसी भी चीज़ का इनकम होना ज़रूरी है, और इनकम के बाद किस हेड में वो चार्जेबल है। अगर उस हेड ने मना ही कर दिया मैं चार्ज नहीं लूँगा, वो इनकम है, जैसे एक एक्स अमाउंट है, ये इनकम तो है, एग्जाम्पल के साथ एक्स अमाउंट इनकम तो है, पर पीजीबीपी ने भी मना कर दिया, हम अपने यहाँ पर चार्ज नहीं लगाएंगे, ये हमारे टैक्सेबल इवेंट में नहीं आती, और हमारे यहाँ पर सैलरी ने भी मना कर दिया, और कैपिटल गेन ने भी मना कर दिया, और बेटा हाउस प्रॉपर्टी ने भी मना कर दिया, तो कहाँ पर टैक्स लग जाएगा इस इनकम पर? अदर सोर्सेज। आया समझ नहीं आया? अगर किसी इनकम को ऑलरेडी पीजीबीपी ने बोल दिया कि हम चार्ज ले लेते हैं इसका, पर उन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया, हम इस पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं, हमारे पीजीबीपी में हमने इसे माफ़ कर दिया है कि कोई बात नहीं आप पर टैक्स नहीं लगता, चलिए टैक्स माफ़ हुआ, तो बेटा फिर याद रखें फिर अदर सोर्सेज में टैक्स नहीं लगेगा। अगर पीजीबीपी ने क्लियर ही कर दिया कि हम इसे कहीं भी, मतलब अदर सोर्सेज स्पेसिफिकली कहता है मैं टैक्स लगाऊंगा किसी चीज़ पर, किसी इनकम पर, तो बात अलग है, तो बात अलग है। हाँ देखो ये भी एक एग्जांपल समझ लीजिए, अगर पीजीबीपी ने मना कर दिया, किसी चीज़ को एग्जम्प्ट कर दिया, पीजीबीपी के अंडर आती थी वो इनकम और पीजीबीपी ने एग्जम्प्ट कर दिया, तो क्या सर चांसेस नहीं है अदर सोर्सेज में टैक्स लगने के? हैं, पर चार्जिंग सेक्शन के अकॉर्डिंगली नहीं। अदर सोर्सेज ने स्पेसिफिकली कह दिया मैं लगाऊंगा टैक्स उस पर, तो बात अलग है, तो चार्ज ले लिया ना अदर सोर्सेज ने, तभी शायद पीजीबीपी ने मना किया हो। तो मीन्स हम बेटा अदर सोर्सेज को 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, अब आपको जल्दी समझ आएगा, अच्छा समझ आएगा। पहले मैंने ओवरव्यू दिया, अदर सोर्सेज को बेटा हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला हिस्सा होगा सेक्शन 56(1). क्या होगा बेटा पहला हिस्सा? क्या होगा? सेक्शन 56(1). सर इस हिस्से के अकॉर्डिंगली ध्यान से समझिएगा, इस हिस्से के अकॉर्डिंगली अगर कोई भी चीज़, कोई भी अमाउंट अगर पहले इनकम है एंड वो 4 हेड्स में कवर नहीं हो पाई, 4 हेड्स में आप ऐसे बोल दीजिए चार्ज नहीं हो पाई, तो बेटा इनकम की डेफिनेशन में 4 हेड्स में चार्ज नहीं हो पाई, तो उस पर हम टैक्स कहाँ लगा सकते हैं? अदर सोर्सेज में। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। दूसरा है बेटा सेक्शन 56(2). देखते हैं अब ये समझ आएगा आपको नहीं आएगा। सेक्शन 56(2) बेटा नंबर 1, ये ना स्पेसिफिकली आपको 10-12 इनकम बताएगा जिन पर कहेगा अदर सोर्सेज में ही टैक्स लगेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये 10-12 इनकम बताएगा आपको, 12 के आसपास इनकम है इसमें। कितनी इनकम है? 12, टोटल 12 इनकम है। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ, ज़्यादा इजीली समझ आएगा बेटा। ये 12 पॉइंट्स हैं इसमें, जो ये बोलेगा विदाउट एनी, अनकंडीशनली ये सब टैक्सेबल है अदर सोर्सेज में। बेटा कुछ बात समझ आ रही है? सेक्शन 56(1) कह रहा है किसी भी टाइप की इनकम, एनी काइंड ऑफ इनकम, अगर वो इनकम है, इनकम में से एक्सक्लूड नहीं की गई है और 4 हेड में कवर नहीं हो पाई, तो उस पर अदर सोर्सेज में हम टैक्स लगा देंगे बेटा। चार्जिंग सेक्शन है ये तो क्या है? चार्जिंग सेक्शन। ये तो कह रहा है चार्ज लगा दूंगा हर सिंगल।
और 56(2) क्या कह रहा है? कह रहा है मैं 12 इनकम 12 पॉइंट्स ऐसे बता रहा हूँ जिनको अदर सोर्सेज में ही टैक्स लगाना है आपको, चाहे कुछ भी हो, कहीं पर भी कुछ भी हो, चाहे कहीं मना भी कर दिया हो। सर इसमें क्या क्या आने के चांसेस है बेटा इसमें नंबर 1 अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इसमें वो कैपिटल रिसीप्ट्स आ जाएंगी जिन पर यहाँ टैक्स लगा देंगे। कुछ कैपिटल रिसीट्स जो कहीं पर भी कवर नहीं होंगी उन पे यहाँ बोल देंगे कि टैक्स लगा देंगे। बेटा दूसरा, इसमें यहाँ ऐसी इनकम कवर हो जाएंगी जो इनकम का पार्ट नहीं था, सर्कल में नहीं थी इनकम की पार्ट, किसी कारण से सर्कल में रह गई थी पर गवर्नमेंट टैक्स लगाना चाहती है और वो किसी फोरहेड में भी कवर नहीं थी, वो इनकम में भी कवर नहीं थी, इनकम में कवर नहीं थी, किसी फोरहेड में भी टैक्स नहीं लग पाया, पर वो टैक्सेबल थी, गवर्नमेंट चाहती है उन पर टैक्स लगाना, तो बेटा उनको भी अदर सोर्सेज में कवर कर लेंगे। आपको कुछ बात समझ आई है? नहीं है, ये सर्कल में कवर नहीं थी बेटा, इनकम ही नहीं थी, टैक्स कैसे लगाते? अब चलो इनकम नहीं थी फिर भी किसी हेड में स्पेसिफिकली टैक्स लगा दें, चलो पीजीबीपी ने पकड़ लिया होगा इनको इनकम नहीं है पर हम टैक्स लगाएंगे, मैंने अभी बताया ना, तो बेटा पर किसी हेड ने भी नहीं पकड़ा पर वो टैक्सेबल है, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री को ऐसा लगता है कि वो टैक्सेबल है, तो उन्हें भी अदर सोर्सेज में ये कवर कर लेते हैं। बेटा बहुत अलग लेवल पे पढ़ रहे हैं हम इसको। तीसरी चीज़ जो मैंने अभी बताया, इनकम का पार्ट है, आप बताइए, और किसी हेड ने उसे पकड़ भी लिया था पर हेड ने पकड़ने के बाद उसे माफ़ कर दिया वहाँ पर उस पर टैक्स लगना चाहिए, हेड ने वहाँ पे माफ़ कर दिया पर टैक्स लगना चाहिए, उस पर्टिकुलर हेड से हटा दिया गया, तो बेटा अदर सोर्सेज में लग जाएगा। तो 3 तरह के पॉइंट्स यहाँ पर कवर होंगे बच्चों। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को हम 2 पार्ट में पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट सेक्शन 56(1) दैट इज द चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन कहता है अगर कोई चीज़ इनकम में से एक्सक्लूड नहीं हो पाई है और वो फोरहेड में कवर नहीं हो पाई, मतलब वो इनकम का हिस्सा है, वो सर्कल का हिस्सा है, सब जानते हैं वो इनकम है, पर वो फोरहेड में कवर नहीं हो पाई, तो उस पर हम यहाँ टैक्स लगा देंगे। दूसरी चीज़ 56(2) के अकॉर्डिंगली 12 पॉइंट्स पे टैक्स लगना ही लगना है अदर सोर्सेज में। सर उनमें क्या क्या चांसेस हैं टैक्स लगने के? मैंने चांसेस बताए हैं, ये सेक्शन ने नहीं बताए बेटा, मैंने बताया कैपिटल रिसीप्ट्स पर जनरली टैक्स नहीं लगता, और स्पेसिफिकली कहीं किसी हेड में बोल दिया कि किसी सेक्शन में बोल दिया तो टैक्स लग जाएगा। हो सकता है 12 पॉइंट में कहीं एक आध कैपिटल रिसीप्ट कवर करी हो जिन पर टैक्स लगाना चाहते हैं। वैसे मैंने एग्जांपल भी दे दिया था आपको, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी का जो रिसीप्ट आ रहा है उस पर टैक्स नहीं लगता अगर ये यहाँ नहीं देते। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कहीं से पैसे मिले, मेरे लकी ड्रॉ से पैसे निकले, अब वो कहीं पर भी किसी हेड में भी कवर नहीं था और वो इनकम में भी कवर नहीं था, अगर कहाँ पर कवर नहीं था, इनकम में भी कवर नहीं था, तो बेटा कुछ मेरी बात समझ आ रही है, उस पर टैक्स लगना चाहिए था, तो टैक्स कहाँ लगा दिया इन्होंने? अदर सोर्सेज में। या जैसे कि कोई भी इनकम है, कोई भी इनकम है, बेसिकली बेटा वो अदर इनकम का पार्ट भी है, किसका पार्ट है? इनकम का पार्ट भी है, समझ रहे हैं, पर इनकम का पार्ट ही नहीं है और फोरहेड में भी कवर नहीं है, पर गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि वो किसी हेड का हिस्सा नहीं बन पाए पर उस पर टैक्स लगना चाहिए, तो उस पर अदर सोर्सेज में लगा देंगे और फिर ये इनकम को भी जाके ठीक करते थे। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इनकम की डेफिनेशन में तो होना चाहिए ना इनकम। अब इनका दिल किया कि हम इस वाली रिसिप्ट पे टैक्स लगाना चाहते हैं, तो इन्होंने अदर सोर्सेज में टैक्स लगा दिया, पर कॉन्सिक्वेंशली इन्हें अमेंड करना पड़ता है ना इनकम के सर्कल को भी, वहाँ पे भी ऐड कर देते हैं पॉइंट, ये टैक्सेबल है, और साथ में हम अदर सोर्सेज में टैक्स लगा दिया। और तीसरा पॉइंट, बेटा कोई चीज़ इनकम तो है और हेड ने भी कवर कर ली, पीजीबीपी ने कवर कर ली, पर उसने माफ़ कर दिया, उसने कह दिया हमारे यहाँ पर माफ़ है ये वाली इनकम, और वो उस पर टैक्स लगना चाहिए था, तो उस पर ये अदर सोर्सेज में टैक्स लगा देते हैं। आई होप बेटा पहले बेसिक ओवरव्यू समझ आया होगा क्या है। हम पढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ सेक्शन 56(1). अब बहुत स्पीड से पढ़ेंगे, जल्दी हो जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज द लास्ट एंड रेजुडरी हेड ऑफ इनकम, एंड इस हेड में टैक्स लगने के लिए 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, एक तो ये टोटल इनकम के सर्कल से नहीं हटनी चाहिए और एक ये फोरहेड में कवर नहीं होनी चाहिए, तो कहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी? अदर सोर्सेज में। बेटा 56(2) कह रहे हैं विदाउट प्रिजुडाइज द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56(1), कह रहे हैं 56(1) को बिना नुकसान पहुंचाएं, वहाँ जो है वो तो है ही है, उसमें तो लगेगा ही लगेगा टैक्स, लेकिन कुछ इनकम हम आपको बता देते हैं, इन पर ऑटोमेटिकली टैक्स कहाँ लगेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चाहे कोई भी हेड इन्हें पकड़ ले,
पकड़ के माफ़ कर दे, ना करें। स्पेसिफिकली हम इस पर टैक्स कहाँ लगाएंगे, अदर सोर्सेज में। बेटा पिछली वीडियो में, पीजीबीपी की वीडियो में हमने एक बात बताई थी कि अगर आप डिविडेंड कमा रहे हैं, आप शेयर में ट्रेडिंग भी करते हैं, आपका शेयर का बेचने खरीदने का काम है, आप बिजनेस कर रहे हैं ना, तो उससे होने वाला डिविडेंड इनकम भी आपकी कहाँ आनी चाहिए, बिजनेस में। पर उसने मना कर दी थी पीजीबीपी ने कि वो कहाँ पर स्पेसिफिकली टैक्सेबल है, सेक्शन 56(2) में। और देखिए पहली इनकम डिविडेंड ही है। डिविडेंड को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, फर्स्ट इनकम है। हम सेकंड इनकम से पढ़ना शुरू करते हैं। सेकंड इनकम आइए जल्दी से, सेकंड इनकम है हमारी पेज नंबर, ये डिविडेंड ही चल रहा है बेटा, सेकंड इनकम ये आ गई हमारी। बेटा सेकंड से लेकर 12 तक की इनकम पढ़ रहे हैं हम, फिर डिविडेंड को पढ़ेंगे। बेटा एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, अगर लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से, रेसेस से इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, इन सब से जो भी पैसा आप कमा रहे हैं एज पर सेक्शन 115 बीबी इनकम टैक्स लग जाएगा बेटा फ्लैट रेट से 30%। और कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है बेटा, ये कई बार मैं बता चुका हूँ। लॉटरी की इनकम में से, क्रॉसवर्ड पजल की इनकम में से किसी भी प्रकार की डिडक्शन अलाउड नहीं है। इस बात को बिल्कुल घोट के पी जाना बेटा। बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं बार बार, कैसी भी डिडक्शन अलाउड नहीं है बेटा, कैसी भी डिडक्शन अलाउड नहीं है किसी भी एक्सपेंडिचर की। मतलब सर एक एग्जांपल देके बताएंगे, यस बता दूंगा। आपने लॉटरी से 1 लाख रुपए कमाए और कमाने में आपके 10,000 रुपये का खर्चा भी हो गया, लॉटरी भी तो खरीदी होगी आपने, तो आप पर 90,000 पर टैक्स लगना चाहिए, पर 90,000 पर नहीं लगेगा बेटा, 90,000 पर नहीं लगेगा, टैक्स पूरे 1 लाख पर लगेगा। आ गई मेरी बात समझ, 90,000 पर नहीं, पूरे 1 लाख पर। क्लियर बेटा। नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ए शैल बी अलाउड, 6A की भी कोई डिडक्शन नहीं, 80C से लेकर 80U की भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी लॉटरी में से। आपको याद होगा ना कोई सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अलाउड है, ना कोई एक्सपेंसेस अलाउड है, और ना ही कोई 80C से लेकर 80U की डिडक्शन अलाउड है। और बल्कि जो पेयर है, ये TDS में हमने पढ़ लिया था, वो भी TDS 30 + 3% का TDS काट लेगा। एनी पेमेंट जब पेड करेगा बेटा, लॉटरी पे एक चीज़ ध्यान रखें, पेड बेसिस पर TDS कटता है बेटा। एनी पेमेंट इन कनेक्शन इनकम फ्रॉम लॉटरीज इफ द अमाउंट ऑफ लॉटरी प्राइस एक्सीड हो जाती है 10,000 से, या हॉर्स रेस में भी 10,000 से ज़्यादा का इनाम मिल रहा है, तो बेटा क्या कट जाता है, उस पर TDS कट जाता है 30 + 3% का। असेसी बेटा रिसीव करता है नेट इनकम, तो ये पहले ग्रॉस अप होगी ताकि आपकी विनिंग की इनकम में जुड़कर ग्रॉस टोटल इनकम निकले। सर एग्जाम्पल से बता देंगे इसे, यस बेटा हर चीज़ हम एग्जाम्पल से कवर करने की कोशिश करते हैं। सपोज़ आपने लॉटरी से 5 लाख रुपए कमाए और 30% आपका TDS कट गया, आपको लॉटरी से 3,50,000 रुपये रिसीव हुए। बेटा कितने रिसीव हुए, 3,50,000 रुपये। तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या आपकी इनकम टैक्स भरेंगे आप, घर आकर कैलकुलेट करेंगे, आपकी इनकम 350 मानी जाएगी या 5 लाख? सर 5 लाख पूरे ग्रॉस अप कर दी ना मैंने, TDS को ऐड कर देंगे हम, फिर 5 लाख पर हम टैक्स निकालेंगे अपना, और टैक्स बराबर आता है तो कुछ नहीं पे करेंगे, ना रिफंड लेंगे। अगर हमने ज़्यादा पे कर दिया था तो रिफंड ले लेंगे, कम पे किया था और पे कर देंगे। बेटा क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट, आधे से ज़्यादा पॉइंट हम पढ़ चुके हैं बेटा। एनी सम रिसीव बाय द असेसी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज़, अगर एम्प्लॉई से पैसा ले रहा है असेसी, किस बात का, फंड में जमा करने का। बेटा याद होगा RPF के लिए पैसा ले रहा है, ASF के लिए पैसा ले रहा है, आपको याद होगा ये। अगर असेसी किसके लिए पैसा ले रहा है, RPF के लिए पैसा ले रहा है, ASF के लिए पैसा ले रहा है, पेंशन फंड के लिए ले रहा है, और चौथा आप बोलो, और अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड के लिए ले रहा है, कुछ याद होगा। इनकी डिडक्शन तो बेटा PGBP में सेक्शन 36 में मिल जाती थी डिडक्शन, अभी ताज़ा पढ़ा है आपने, याद होगा। और जब इनसे एम्प्लॉई से पैसा लेगा तो पहले ये इनकम माना जाता था, एम्प्लॉयर की इनकम, और जब वो पेड कर देता था, इन फंड में पैसा जमा करा देता था PF की ड्यू डेट से पहले, तो ये डिडक्ट हो जाता था बेटा पेड बेसिस पर, याद होगा आपको। नहीं है याद तो पुरानी वीडियो देख के आइएगा। पर इनके अलावा अगर किसी और फंड के लिए पैसा ले रहा है एम्प्लॉई से, तो बेटा ध्यान से सुनिए, अगर एम्प्लॉई से किसी भी फंड के लिए पैसा ले रहा है वेलफेयर के लिए, और वो डिपॉजिट नहीं करता उस फंड में हम एम्प्लॉई के, तो हाउएवर एज पर सेक्शन 47 ये सब जब तक डिपॉजिट नहीं होगा रिटर्न की ड्यू डेट से, डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। पहले इनकम मानी जाएगी, इनकम कब मानी जाएगी, जब एम्प्लॉई ने ये पैसा दिया,
एम्प्लॉय ने सर आरपीएफ का पैसा दिया, मेरी तरफ देखिए ध्यान से समझिए, एम्प्लॉय ने अगर आरपीएफ का पैसा दिया, आरपीएफ के लिए पैसा दिया, तो हमें ये 224 में पीजीबीपी में टैक्सेबल हो गई पहले, हेड में पीजीबीपी में, और जब हम पे कर देंगे तो ये बेटा पीजीबीपी में सेक्शन 36 में डिडक्शन मिल जाएगी पीएफ की पर आरपीएफ की जगह यूआरपीएफ के लिए पैसा दिया एम्प्लॉय ने, तो ये मेरी इनकम हो गई सेक्शन 56(2) में, यहाँ पर अदर सोर्सेज में, और जब मैं इसे जमा कर दूंगा सेक्शन 57 में, हाउ अदर सोर्सेज का डिडक्शन का सेक्शन है, सेक्शन 57 में मुझे डिडक्शन मिल जाएगी इसकी। क्लियर हो गया बेटा? आई थिंक समझ आ गया होगा। आईटीआर की ड्यू डेट से पहले पहले मुझे जमा करना है और सेक्शन 57 में मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद बेटा फोर्थ पॉइंट है इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, सिक्योरिटीज़ पर इंटरेस्ट आ रहा है, और सिक्योरिटी अगर एज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट की तरह रखी है आपने, स्टॉक इन ट्रेड की तरह नहीं है बेटा, इन्वेस्टमेंट की तरह सिक्योरिटी है और उस पर इंटरेस्ट आ रहा है सिक्योरिटीज़ पर, तो सर जी ये इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट जब भी रिसीव्ड होगा, देखो रिसीव्ड वर्ड है यहाँ पर ध्यान रखें, और इनरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड फॉर लेसर पीरियड। बेटा क्या कहना चाह रहे हैं, आपने अकाउंट में इन्वेस्टमेंट का चैप्टर पढ़ा होगा अपनी अकाउंटिंग में, बेटा वहाँ पे आपने एक चीज़ सीखी होगी कि कभी कभी हम सिक्योरिटीज़ को, जो सिक्योरिटी होती हैं, आपने 1 जनवरी को सिक्योरिटी खरीदी, परचेज करी, और कंपनी हर साल, जो कंपनी है जिसकी सिक्योरिटी खरीदी है, जो इंटरेस्ट देगी, वो कंपनी इंटरेस्ट देती है 31 मार्च को और 30 सितंबर को, 2 बार इंटरेस्ट देती है साल में, 6-6 महीने का। बेटा ध्यान से सुनिए, हमने सिक्योरिटी कब खरीदी है? 1 जनवरी को। आपने पढ़ा होगा ये पक्का इन्वेस्टमेंट में, 1 जनवरी को हमने सिक्योरिटी खरीदी है। इससे पहले ब्याज कब आया होगा? जिससे हमने खरीदी उसके पास ब्याज आया होगा 30 सितंबर। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का ब्याज पर हक किसका है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने के ब्याज का हक किसका है? जिस सेलर से हमने खरीदी है। और जनवरी, फरवरी, मार्च का हक हमारा है। पर बेटा सारा ब्याज मार्च में याद करो हमें रिसीव होगा पूरे 6 महीने का, और जिससे हम सिक्योरिटी खरीदते हैं उसे हम 3 महीने का ब्याज दे देते हैं खरीदते वक्त ही, क्योंकि 6 महीने का पूरा हमारे यहाँ रिसीव होगा। तो हमारी अकाउंटिंग पर्पस के लिए हमारी ब्याज की इनकम कितनी हुई मार्च तक? 3 मंथ की, क्योंकि हमें 6 महीने का ब्याज मिला जरूर, पर 3 महीने का हमने सेलर को तो दे दिया खरीदते वक्त ही। लेकिन टैक्स पर्पस के लिए देखो क्या बोल दिया, फुल पीरियड का ब्याज टैक्सेबल होगा रिसीव बेसिस पर, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट आपने 3 महीने के लिए ली है। देखो हमने 3 महीने के लिए ली, जनवरी, फरवरी, मार्च, पर हमें ब्याज तो 6 महीने का आया, और तो बेटा वो पूरा का पूरा टैक्स लग जाएगा। ये अच्छा पॉइंट है। कोई भी कमीशन और रेम्यूनरेशन जो दिए हैं इस इनकम को कमाने के लिए वो अलाउड है सेक्शन 57 में। और इंटरेस्ट इनकम जो रिसीव हुई है, अगर वो नेट ऑफ टीडीएस रिसीव हुई है, टीडीएस कट के, तो उसे भी हम पहले ग्रॉस अप करेंगे बेटा। क्या करेंगे? ग्रॉस अप। ग्रॉस अप तो आप समझ गए ना, 1 लाख का इंटरेस्ट रिसीव हुआ, 10,000 का टीडीएस कट गया, 90,000 हमें रिसीव हुए, पर रिसीव 90,000 हुए, पर इनकम तो 1 लाख ही मानी जाएगी हमारी। जो टीडीएस हमारा कटा है वो भी हमारी इनकम ही है, वो बस दूसरी जगह जमा हो गया है। बेटा कुछ इंटरेस्ट आपके एग्जेम्प्ट है, सीधा सीधा इन्होंने बोला है, कुछ इनकम हमारे क्या है? एग्जेम्प्ट है। राइट बेटा, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। ये बेटा रटने होंगे आपको, इनका कोई लॉजिक नहीं है, ये गवर्नमेंट ने बस प्रमोट किए हैं इन बॉन्ड्स को खरीदो, नोटिफाइड रिलीफ बॉन्ड खरीदो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड खरीदो, डिवेंचर ऑफ पीएसयू या लोकल अथॉरिटी के डिवेंचर ये खरीदिए। बेटा समझ आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये सब अगर आप खरीदते हैं तो इन पर आपको माफ़ है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट अगर आपने खोल रखा है तो 3500 रुपये तक का ब्याज आपका माफ़ है, और ज्वाइंट अकाउंट खोल रखा है तो बेटा 7,000 रुपये तक का ब्याज माफ़ है। क्लियर हुआ? स्पेशल बियरर बॉन्ड पर बेटा इंटरेस्ट माफ़ है, नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम पर, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड पर, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इन पर भी आपका इंटरेस्ट माफ़ है बेटा। ये आपने याद करना होगा, लर्न करना होगा। उसके बाद बेटा 5वां पॉइंट, अगर आप मशीन, बेटा 5वां और 6वां पॉइंट साथ में ही पढ़ना है एक साथ। अगर आप मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर ये सब किराए पर दे रहे हो, बेटा घर किराए पर देते हो तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लग जाता है।
खाली मशीन वगैरह किराए पर देते हो तो अदर सोर्सेज में टैक्स लग जाता है। मशीन और घर मिलाकर किराए पर दे रहे हो और पता नहीं है मशीन का कितना पैसा ले रहे हो और घर का कितना, याद है कंपोजिट रेंट ले रहे हो, लिफ्ट का, स्विमिंग पूल का, सबका मिलाकर रेंट ले रहे हो तो भी अदर सोर्सेज में बेटा, अगर सेपरेट नहीं हो पा रहा तो क्या कह रहे हैं, मशीनरी प्लांट वगैरह किराए पर दिए हैं आपने और इनकम चार्जेबल नहीं हो पाई पीजीबीपी में या किसी भी हेड में, तो बेटा यहाँ पर टैक्स लग जाएगा। अगर एसएससी ने बेटा मशीनरी वगैरह किराए पर दिए एंड ऑल्सो बिल्डिंग भी साथ में किराए पर दी और वो इनसेपरेबल है, सेपरेट नहीं हो पा रहे, तो बेटा ऐसे केस में अगर वो टैक्स नहीं लग पाया पीजीबीपी में तो कहाँ पे टैक्स लग जाएगा, अदर सोर्सेज में। पाँचवा और छठा पॉइंट। फोर पॉइंट नंबर 5 एंड 6 में जो भी अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस होंगी जैसे कि रिपेयर, डेप्रिशिएशन एंड इंश्योरेंस प्रीमियम एटसेट्रा, ये अलाउड हो जाते हैं आपको अंडर सेक्शन डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। कोई भी रिपेयर वगैरह सर वहाँ पर कहाँ अलाउड होते थे, पीजीबीपी में सेक्शन 30 और 31 में, और डेप्रिशिएशन कहाँ अलाउड होता था 32 में, यहाँ पर सब कहाँ अलाउड होगा सेक्शन 57 में बेटा। उसके बाद आ रहा है एनी सम रिसीव अंडर अ कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। ऑलरेडी हम पीजीबीपी में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, जब हम एम्प्लॉई का इंश्योरेंस करा रहे हैं एज अ की मैन तो हमारा ये पैसा बेटा कहाँ पर टैक्सेबल हो जाता है, सैलरी इसमें अदर सोर्सेज हेड में। एम्प्लॉई का करा रहे हैं तो सॉरी सैलरी में, और अगर किसी ऐसे व्यक्ति का करा रहे हैं जो सैलरी में भी टैक्सेबल नहीं है और पीजीबीपी में भी नहीं है, उनका कहाँ पर टैक्सेबल हो जाता है, अदर सोर्सेज में। मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ इसे पीजीबीपी के फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में बेटा। इंटरेस्ट रिसीव ऑन कॉम्पनसेशन और एनहांस कॉम्पनसेशन, एक बार बेटा इसे रीड करिए प्रॉपर लेवल पे, इसे रीड करिए। इंटरेस्ट रिसीव ऑन एनहांस कॉम्पनसेशन, इसे एक बार रीड करिए अच्छे से, राइट, रीड करिए। इंटरेस्ट रिसीव ऑन कॉम्पनसेशन और एनहांस कॉम्पनसेशन बेटा डिटेल में रीड करिए। बेटा आपने पढ़ा इंटरेस्ट रिसीव ऑन कॉम्पनसेशन और एनहांस कॉम्पनसेशन, क्या कहना चाह रहा है इसके बारे में बेटा, इसके बारे में बोलना चाह रहा है अगर आपने इंटरेस्ट रिसीव करा है ऑन कॉम्पनसेशन और एनहांस कॉम्पनसेशन, इंटरेस्ट रिसीव शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम of the year in which it is received irrespective of the method of accounting followed by the assessee as per section 145A। सबसे पहले तो ना यहाँ रिसीव वर्ड को अंडरलाइन करो बेटा, ये इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी रिसीव बेसिस पर। अब दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसे समझना जरूरी है बेटा। आपको याद होगा हमने पीजीबीपी का जब चैप्टर पढ़ा था पीजीबीपी कैपिटल गेन का, तो अब हमने डिस्कस किया था कि हमारा एक लैंड था उसे गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया 2015 में, मान के चलिए एक्वायर कर लिया। गवर्नमेंट ने 2016 में अनाउंसमेंट किया कि वो हमें 50 लाख रुपए देंगे, हम सेटिस्फाई नहीं थे, हमने 2017 में केस कर दिया कि हमें कम पैसे मिल रहे हैं, और 2018 में गवर्नमेंट ने कहा चलो हम 40 लाख और दे देंगे, 90 लाख दे देंगे टोटल, 50 तो दे रहे हैं और 40 और दे देंगे, और 40 लाख हमें 2019 में दे दिए गवर्नमेंट ने, और भी 40। अब बेटा ये 40 लाख भी तो हमें 2016 में मिल जाने चाहिए थे, वो तो हम केस ना करते तो ये देते ही नहीं। ये 40 लाख भी हमें 2016, ये हमें कितने साल लेट मिले, 16, 17, 18, 19, मतलब ये चौथे साल के एंड में मिले ऐसा मान लीजिए। अब बेटा ये 2019 के एंड में मिले हमें ये पैसे, 2019 के एंड में, मतलब 4 साल बाद, तो हम 4 साल का ब्याज भी तो लेंगे 40 लाख पे, 40 लाख पे 4 साल का ब्याज दे दिया उन्होंने, सपोज करिए 10 लाख रुपए, तो बेटा गवर्नमेंट कह रही है ये सब अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, ये 40 लाख जो ब्याज है। पर अब असेसी रोने लगा, असेसी कहने लगा सर जी आपने 10 लाख के ब्याज पर रिसीव बेसिस पर टैक्स लगा दिया 4 साल का, अगर ये मुझे धीरे धीरे मिलता 2.5 लाख करके मिलता मेरा ये ब्याज 4 साल का,
तो सर मेरी इनकम पर टैक्स भी तो कम बनता, स्लैब का बेनिफिट मिल जाता, स्लैब रेट का बेनिफिट मिल जाता, पर अब नहीं मिला, अब तो ये इकट्ठा मिल गया तो मेरे पे टैक्स ज़्यादा बन गया। तो गवर्नमेंट ने देखो कितनी अच्छी बात कही है, हाउएवर डिडक्शन मिल जाएगी भैया, टैक्सेबल रिसीव बेसिस पर ही होगा, पर डिडक्शन मिल जाएगी 50% आपको। अगर बेटा आपको ब्याज मिला है, कितना ब्याज मिला है, टोटल 10 लाख, तो आपको सीधे 5 लाख पर ही टैक्स देना है, सेक्शन 57 में डिडक्शन मिल जाएगी, इसके अलावा कोई और डिडक्शन अलाउड नहीं है। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा भी था आपसे अलग से पढ़िएगा ऐसे थोड़ा टाइम लगा के, राइट। बेटा डिडक्शन मिल जाएगी आपको, कितने की मिल जाएगी डिडक्शन, 50% की, ये इंपॉर्टेंट भी है, राइट। एनहांस कंपनसेशन या कंपनसेशन मिल रहा है उस पर डिडक्शन मिल जाएगी। 9वां पॉइंट एडवांस मनी फॉरफिटेड। सर देखो कितना छोटा सा चैप्टर है, टोटल 12 पॉइंट है, हम 9th पॉइंट पे पहुंच गए। एडवांस मनी फॉरफिटेड, अगर एनी सम ऑफ मनी आपको रिसीव हुआ एज एन एडवांस और अदरवाइज, आपको याद होगा 2014 में आ गया था ये कानून, पहले कैपिटल गेन में कॉस्ट में से रिड्यूस होता था, अब लेकिन अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है अगर कोई भी सम फॉरफिट हुआ है नेगोशिएशन वगैरह में और ट्रांसफ़र नहीं हुआ, कैपिटल असेट ट्रांसफ़र नहीं हुई पर पैसा रिसीव हो गया, तो कोई भी असेट को बेचने पर, असेट बिकी नहीं, जैसे एडवांस आया था उसने खरीदी नहीं, हमने एडवांस मनी फॉरफिट कर लिया, पूरा का पूरा बेटा टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज में। हम कैपिटल गेन में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं बेटा। उसके बाद 10th पॉइंट आता है एनी कॉम्पनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव बाय एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के द्वारा कॉम्पनसेशन रिसीव हो रहा है किसी भी नाम से, टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयड और मॉडिफिकेशन इन द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग देयर टू। बेटा अगर कॉम्पनसेशन मिल रहा है किसी भी पर्सन के द्वारा, कोई भी पेमेंट मिल रही है और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट छोड़ने पर, नौकरी छोड़ने पर, बिजनेस छोड़ने पर, मॉडिफिकेशन, तो बेटा यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी हेड में टैक्सेबल नहीं हुआ, अगर कहीं और हो गया तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ हो गया तो कहीं और नहीं होगा। बेटा समझ आ रहा है, क्योंकि ऐसा हमने कैपिटल गेन में भी पढ़ा था और पीजीबीपी में भी पढ़ा था सेक्शन 28 में। उसके बाद आता है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इशू ऑफ शेयर्स एट मोर देन एफएमवी, एट मोर देन एफएमवी, एफएमवी से ज़्यादा में बेच रहे हैं। बेटा ध्यान से सुनिए, एफएमवी क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है प्राइवेट कंपनी। बेटा प्राइवेट कंपनी ने शेयर इशू करे किसको, रेसिडेंट असेसी को, एंड जो कंसिडरेशन लिया, जो कंसिडरेशन रिसीव किया इशू ऑफ शेयर का, वो फेस वैल्यू से ज़्यादा है, और शेयर आर इशूड एट अ प्रीमियम। देखो दूसरी कंडीशन, शेयर प्रीमियम पर इशू होने चाहिए, शेयर प्रीमियम पर, तो इशू प्राइस एंड एफएमवी का जो डिफरेंस है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। सर वही सेम एग्जांपल बताइए इसका, यस बताते हैं। बेटा एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी ने शेयर इशू करे, किसी भी शेयर होल्डर को शेयर इशू करे, उनके शेयर का बेटा ध्यान से सुनिएगा, फेस वैल्यू है, एग्जाम्पल नंबर 1, फेस वैल्यू 100 रुपये, मार्केट वैल्यू 140 रुपये और प्रीमियम 160 रुपये, सॉरी प्रीमियम 60 रुपये। शेयर का इशू प्राइस क्या हुआ सर 160। टैक्स कितने पर लग जाएगा, इशू प्राइस 160, मार्केट वैल्यू 140, बेटा कितने पर टैक्स लग जाएगा, 20 रुपये। देखिए यहाँ पर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, शेयर प्रीमियम पर इशू हुआ है, शेयर फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू हुआ है, और शेयर मार्केट वैल्यू उसकी ज़्यादा है। एग्जाम्पल नंबर 2, बेटा फेस वैल्यू 100 रुपये, हालांकि बच्चे कहते हैं सर शेयर ना डिस्काउंट पे इशू नहीं होता, पर बेटा पेपर है और वैसे कुछ शेयर हो जाते हैं ईसोप वाले, स्वेट इक्विटी शेयर्स। फेस वैल्यू 100 रुपये, मार्केट वैल्यू 95 रुपये शेयर की, बहुत कम वैल्यू का इस, राइट। और हमने डिस्काउंट पर इशू करा बेटा 90 रुपये में, 90 नहीं 98 रुपये में, डिस्काउंटेड प्राइस मतलब इशू प्राइस। बेटा अब आपको लग रहा होगा अभी भी तो हमने 98 रुपये में बेचा, 95 रुपये का शेयर, मार्केट में 95 का था, तो 3 रुपये पर टैक्स लगना चाहिए, पर नहीं लगेगा। समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, शेयर प्रीमियम पर इशू नहीं है, किस पर इशू नहीं है, प्रीमियम पर। शेयर अगर प्रीमियम पर इशू होगा तो ही ये होगा, और शेयर मतलब मार्केट वैल्यू शेयर की कम है और आपने इशू प्राइस ज़्यादा रखा है। देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा कंडीशन, मार्केट प्राइस कम है पर इशू प्राइस ज़्यादा रखा, मतलब शेयर इशू ज़्यादा में किया है आपने, मार्केट से भी ज़्यादा। जैसे हमारे एग्जांपल नंबर 1 में मार्केट प्राइस 140 थी और इशू किया आपने 160 में,
तो 20 रुपये पर टैक्स लग गया। सर दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी तो मार्केट प्राइस 95 और इशू करा है 98 में, तब भी तो 3 रुपये पर लगना चाहिए था, पर नहीं लगा। रीज़न बताओ बच्चों क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये प्रीमियम पर इशू नहीं हुआ। शेयर अगर प्रीमियम पर इशू होगा तो ये कंडीशन है। देखो ये कह रहा है शेयर इशू हो रहा है फेस वैल्यू से ज़्यादा में, शेयर आर इशूड एट अ प्रीमियम, मतलब प्रीमियम पर इशू हो रहा है, तो इशू प्राइस एंड एफएमवी का जो डिफरेंस होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा बेटा अदर सोर्सेज में। हाउएवर बेटा ये प्रोविजन नहीं लगेगा। कब कब? नंबर 1, अगर ये शेयर कौन सी कंपनी ने इशू किया, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग ने, या वेंचर कैपिटल कंपनी ने, या वेंचर कैपिटल फंड ने बेटा, या स्पेसिफाइड किसी फंड ने। अभी क्या होते हैं मैंने बताया था, पर्टिकुलर कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, वेंचर कैपिटल कंपनी फंड किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनते हैं, फिलहाल ऐसे ही मान के चलिए स्पेसिफाइड फंड, बट बाकी सी ए फाइनल में आप डिटेल में पढ़ोगे इन्हें। बेटा कोई भी ऐसी कंपनी या क्लास ऑफ कंपनी जिसे सीजी ने मना कर दिया कि इन पे नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। नोट, अगर ये कंपनी बेटा जो रेफर्ड हुई है पॉइंट नंबर बी में, जो सीजी ने नोटिफाई करी है, अगर वो फेल कर देती है किसी कंडीशन को, जिन कंडीशन पर नोटिफाई किया था सीजी ने नोटिफाई किया था, और कंसिडरेशन रिसीव कर लेती है इशू ऑफ शेयर्स का जो एक्सीड होता है फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा, मतलब सिंपल भाषा में अगर ये कंडीशन तोड़ देती हैं तो फिर इनकम मान ली जाएगी इनकी। पहले मना कर दिया, सीजी ने नोटिफाइड कर रखा, इनकम नहीं मानी जाएगी, पर शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द कंपनी चार्जेबल टू इनकम टैक्स। जिस ईयर में इन्होंने कंडीशन तोड़ी है, फेलियर किया है, उस ईयर में इनकी इनकम मान ली जाएगी कंपनी की, और मान लिया जाएगा कंपनी ने अंडर रिपोर्ट किया था अपनी इनकम को, मतलब उस साल में। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी बेटा नोटिफाइड थी सीजी से, उसने अपना मार्केट वैल्यू 150 रुपये थी, फेस वैल्यू 100 थी, उसने 170 रुपये में शेयर इशू किया, तो टैक्स लगना चाहिए था 20 पर नहीं लगा क्योंकि नोटिफाइड थी। ये बात थी 2018-19 की, नहीं लगा टैक्स। 20-21 में उसने कंडीशन तोड़ दी जिन कंडीशनों पे माफ़ किया गया था, तो बेटा 20 पे लग जाएगा टैक्स जो बच गया था तब, और ये माना जाएगा इसने 18-19 में अपनी इनकम छुपाई थी 20 रुपये की, अंडर रिपोर्ट की थी, मतलब जो पेनल्टी लगनी है वो सब लगेंगी अंडर रिपोर्टेड इनकम की। बेटा क्लियर हो गया? मान लिया जाएगा कंपनी ने अपनी इनकम अंडर रिपोर्ट की है। सर फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी शेयर की? दिस इज़ द हायर ऑफ, या तो डिटरमाइन करेगा प्रेस्क्राइब किसी मेथड से, या फिर कंपनी सब्सटेंशिएट करेगी टू द एओ की सेटिस्फेक्शन में असेट्स की वैल्यू के आधार पर, असेट्स की वैल्यू के आधार पर। जैसे एफएम वगैरह में आपने निकालनी सीखी होगी बेटा, जैसे कि ये असेट है कंपनी की 50 करोड़ की, ये लायबिलिटीज़ हैं 10 करोड़ की, कंपनी की शेयर कैपिटल है बेटा 40 करोड़ की, 40 लाख शेयर है, तो 100 रुपये का एक शेयर हो गया बेटा 100 का ही हुआ ना, 1000 का हुआ, मतलब चलो ये देख लेना, 40 लाख शेयर है तो 400 लाख नहीं 1000 रुपये का शेयर, 40 लाख शेयर है तो 40 लाख का मतलब है अगर 100 रुपये का शेयर हुआ तो 4000 लाख, ठीक तो हो गया था बेटा, 400 रुपये का ही शेयर हो गया ना, 4000 लाख हो गया ना, राइट। 40 करोड़ हो गया, मीन्स 1 करोड़ में 100 लाख नहीं, तो 40 करोड़ में 40-100 लाख, ठीक तो है बेटा। 50 करोड़ में कंफ्यूज हो गया इसको लेकर बेटा। 50 करोड़ जो भी है, 50 करोड़ की आपकी एसेट थी, 10 करोड़ की आपकी लायबिलिटी थी, 40 करोड़ आपकी कैपिटल थी। अब ये 50 करोड़ की एसेट ना मार्केट में 90 करोड़ की बिक जाएंगी बेटा, ये लायबिलिटी तो 10 की है, तो आपके देखो शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 80 करोड़ नहीं हो गई, 80 करोड़ हो गई, तो 80 करोड़ डिवाइडेड बाई 40 लाख शेयर, तो हर शेयर की वैल्यू 200 रुपये नहीं हो गई, मार्केट वैल्यू आया निकालना मार्केट वैल्यू, इसे बोलते हैं एक और मेथड। तो मीन्स असेट की वैल्यू के आधार पर मार्केट वैल्यू निकाल देना असेट्स की, और जब आप वैल्यू निकालोगे तो बेटा इंटेंजिबल असेट्स को भी जोड़ना है, गुडविल वगैरह को सबको, अभी जैसे मैंने असेट जोड़ी है ना सबको जोड़ना, और कॉन्सिक्वेंटली देखो वही आ गया अमेंडमेंट, अब यहाँ पर टैक्स लगा दिया ना शेयर पर, तो सेक्शन 224 के सर्कल में भी ये इनकम जोड़ी गई कि इस पर टैक्स लगा करेगा अगर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा में हो, मतलब वहाँ पे भी सर्कल में भी ऐड कर दिया इनकम वाला पॉइंट बेटा। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 लास्ट पॉइंट, फिर एक डिविडेंड का पॉइंट रह जाएगा हमारा। अगर कोई भी पर्सन, पहले तो यहाँ एनी पर्सन को स्टार लगा लीजिए, कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से गिफ्ट ले रहा है, कब? 1 अप्रैल 17 के बाद बेटा। ये सेक्शन 2009 में आया था वैसे, फिर ये रिवाइव हुआ था एक बार 2012 में, और ये फिर रिवाइव हुआ 2017 में। पहले 2009 में आया, फिर 2012 में इसको ठीक किया गया, और 2017 में पूरा ही चेंज कर दिया।
तो बेटा अगर कोई भी सम ऑफ मनी मिल रही है बिना कंसिडरेशन के, यहाँ पर बना देता हूँ मैं, आपको किसी ने 51,000 रुपये का गिफ्ट दिया, किसी ने भी 51,000 रुपये का गिफ्ट दिया, तो बेटा एग्रीगेट वैल्यू ऑफ विच एक्सीड, जितनी भी 50,000 से ज़्यादा है, द होल ऑफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच सम, तो पूरे 51,000 पर बेटा टैक्स लग जाएगा। अगर वैल्यू आपकी 50,000 से ज़्यादा है तो होल ऑफ द एग्रीगेट वैल्यू पर टैक्स लग जाएगा। ये नहीं बोला 1,000 पर लगेगा, मतलब 50,000 रुपये से ऊपर का गिफ्ट आपको किसी ने दिया तो 52,000 का गिफ्ट दिया तो पूरे 52,000 पर टैक्स लग जाएगा। 57,000 का टैक्स दिया तो 57,000 का गिफ्ट दिया तो पूरे 57,000 पर क्या लग जाएगा बेटा, टैक्स लग जाएगा। बेटा समझ आ रहा है, क्लियर है या नहीं, मेरी बात क्लियर हुई? एक सेकंड रुकिए। बेटा क्लियर हुआ? तो अगर बिना कंसीडरेशन के कोई भी हुआ, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ विच एक्सीड ₹50,000, तो होल ऑफ द वैल्यू पर टैक्स लग जाएगा। उसके बाद कह रहा है बेटा बी, एनी मोल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, आपको पता होगा लैंड और बिल्डिंग और बोथ में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखते हैं। क्या देखते हैं? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। बेटा अगर बिल्डिंग, आपने कैपिटल गेन में भी पढ़ा था, अगर बिल्डिंग आपने 50 लाख रुपए में बेची पर बिल्डिंग की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 70 लाख थी, आपने जानबूझकर सस्ता दिखाई है, बेची ताकि आप पर कैपिटल गेन कम पे लगे, तो आपने एक तरीके से गिफ्ट नहीं दे दिया सामने वाले को 20 लाख रुपए का। बेटा समझ आ रहा है, 20 लाख रुपए का गिफ्ट नहीं दे दिया। तो क्या कह रहा है? कह रहा है अगर फ्री में ही दे दी है आपने प्रॉपर्टी और उसकी एसडीवी 50,000 से ज़्यादा है तो पूरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पर टैक्स लग जाएगा। सर एग्जाम्पल इसका? हाँ एग्जाम्पल साथ साथ। सर हमने एक बिल्डिंग दे दी है आपको जिसकी मार्केट में वैल्यू, मार्केट वैल्यू गलत बोल रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी में हमेशा एसडीवी पूछनी चाहिए, जिसकी एसडीवी 70 लाख है और हमने आपको ये फ्री में दे दी है, तो बेटा 70 लाख का गिफ्ट दे दिया तो कितने पर टैक्स लगेगा? 70 लाख पे पूरे पे देखो कह रहा है द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पर टैक्स लग जाएगा, पूरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पर। बेटा समझ आ रहा है, मतलब 70 लाख पर टैक्स लग जाएगा, इनकम मान ली जाएगी। और अगर कोई कंसिडरेशन रिसीव हुआ है रियल प्रॉपर्टी का और जो डिफरेंस है एसडीवी एंड कंसिडरेशन का, वो डिफरेंस बेटा ज़्यादा है, वही कैपिटल गेन वाला पॉइंट है। देखो 50,000 से ज़्यादा है या 10% से ज़्यादा, पहले कभी 5 होता था अब 10 हो गया, तो बेटा ऐसे केस में 50 या 10 से ज़्यादा है, इन दोनों के हायर से ज़्यादा है, इन दोनों के हायर से। सर एग्जांपल, यस बिल्डिंग, बिल्डिंग की एसडीवी 70 लाख रुपए, हमने सामने वाले से पैसे लिए, कंसिडरेशन लिया है हमने बेटा 65 लाख 65 लाख रुपए। अब 65 लाख रुपए का 10% कितना बनता है? 6.5 लाख। ये कह रहे 6.5 लाख और 50,000 में, दोनों में कौन ज़्यादा हुआ? 6.5 लाख। क्या ये गैप 6.5 लाख से ज़्यादा है? सर ये तो गैप 5 लाख का है मात्र, तो कोई बात नहीं बेटा, फिर नो टैक्स, नो अदर सोर्सेज में इनकम। देखो दोबारा देखो, जो गैप है अगर वो ज़्यादा है इन दोनों के हायर से, किसके हायर से? 50,000 से और 10% से। हमारे केस में 65 लाख का 10%, कंसीडरेशन का 10% लेना है बेटा, कंसीडरेशन का 10% 6.5 लाख रुपए बना और 50,000 लिमिट दे रखी है। इन दोनों में हायर कौन है? 6.5 लाख। इन दोनों का गैप क्या 6.5 लाख से ज़्यादा? नहीं सर, ये तो 5 लाख का गैप है, 70 माइनस 65, तो नो अदर सोर्सेज इनकम। सर अगर ये मान के चलो 60 लाख होता तो बेटा 60 लाख का 10% कितना बन गया? सर 60 लाख का 10% बन गया 6 लाख, और इनका गैप देखो 6 लाख से ज़्यादा है क्योंकि ये 10 लाख का गैप आ रहा है, देख रहे हैं आप, और 6 लाख से ज़्यादा, तो अदर सोर्सेज में इनकम कितनी हो जाएगी? पूरे 10 लाख। बेटा देखो लिख रहा है, तो कंसिडरेशन अगर पेड है और डिफरेंस ज़्यादा है तो ऐसे केस में इनकम पूरी की पूरी डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा बेटा। अगर डिफरेंस ज़्यादा है वुड बी टैक्सेबल, डिफरेंस वुड बी टैक्सेबल। बेटा प्रोवाइडेड दैट, ये हम पढ़ चुके हैं, अगर एग्रीमेंट की डेट वाली लेनी है, जो एसडीवी लेनी है सर किस डेट की लेनी है? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की लेनी है। अगर ये दोनों डेट सेम नहीं है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बेटा एग्रीमेंट की डेट की लेनी है। कब की डेट की लेनी है? एग्रीमेंट, पर एग्रीमेंट की डेट की एक ही शर्त पे लेनी है, उस दिन थोड़ा बहुत पैसा अदर देन कैश, मतलब बैंकिंग मोड से रिसीव हुआ हो। ये कैपिटल गेन में पढ़ा हुआ है हमने बेटा, एग्रीमेंट की डेट की तभी लेनी है अगर बैंकिंग मोड से पैसा रिसीव हुआ है उस दिन की डेट, क्योंकि एग्रीमेंट तो हम बैक डेट का बना देंगे, पर बैंक में पैसा कैसे लेंगे बैक डेट में? तो एग्रीमेंट की वैल्यू ले लेंगे एसडीवी पर बैंकिंग मोड से। अगर नहीं है एग्रीमेंट की डेट पर बैंकिंग मोड से पैसा नहीं लिया तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की एसडीवी लेंगे बेटा। किसकी लेंगे? रजिस्ट्री की वाले दिन की एसडीवी। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, अगर एसडीवी बेटा
इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट चल रही है कहीं किसी ग्राउंड पर 50C(2) में, वही कैपिटल गेन में पड़ा था, तो एओ बेटा रेफर कर सकता है प्रॉपर्टी को वैल्यूएशन ऑफिसर के पास और 50C अप्लीकेबल हो जाएगा सेम। सर मूवेबल प्रॉपर्टी अगर बिना कंसिडरेशन के, बेटा मूवेबल प्रॉपर्टी में ना एफएमवी देखी जाती है। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या देखी गई थी, अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी में बेटा एसडीवी देखी गई थी। क्या देखी गई थी? एसडीवी। अगर बेटा इसमें क्या देखी गई थी? एसडीवी। पर मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या देखी जाएगी? एफएमवी। अगर बेटा विदाउट कंसिडरेशन है और एग्रीगेट एफएमवी इसकी एक्सीड है, कितने से ज़्यादा एक्सीड है? 50,000 रुपये से ज़्यादा एक्सीड है। बेटा समझ आ रहा है आपको? कितने से ज़्यादा एक्सीड है? 50,000 रुपये से ज़्यादा एक्सीड है। तो होल ऑफ द एग्रीगेट एफएमवी ऑफ सच प्रॉपर्टी, होल ऑफ द एग्रीगेट। और इफ एनी कंसिडरेशन इज पेड फॉर द मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इफ द कंसिडरेशन इज पेड फॉर द मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कंसिडरेशन दिया है तो डिफरेंस एफएमवी और कंसिडरेशन सो पेड वुड बी टैक्सेबल अगर डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा है। सर एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल इजी लग रहा है ना बेटा? एग्जाम्पल बेटा अगर हमने मूवेबल प्रॉपर्टी दी किसी को, मैंने अभी बताया मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हम क्या देखते हैं? एफएमवी। मूवेबल प्रॉपर्टी की एफएमवी 50 लाख थी और मैंने किसी को फ्री में दे दी, बेटा पूरा 50 लाख का गिफ्ट दे दिया और पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। देखो लिख रहा है, अगर कंसिडरेशन के बिना दिए एग्रीगेट वैल्यू 50 से ज़्यादा तो होल ऑफ द वैल्यू। बेटा दूसरे वाले में क्या कह रहा है? अगर एफएमवी 50 लाख है पर मैंने किसी को 40 लाख में दिए और गैप अगर सीधा 50,000 रुपये से ज़्यादा है, यहाँ पर वो 10% वाला पंगा नहीं है। अगर 50,000 से ज़्यादा है तो बेटा क्या हो जाएगा? सीधे 50,000 से ज़्यादा है तो 10 लाख रुपये पर टैक्स लग जाएगा, डिफरेंस पर टैक्स लग जाएगा। देखो क्लियर हो रहा है? कंसिडरेशन पेड किया है तो डिफरेंस बिटवीन एफएमवी एंड कंसिडरेशन सो पेड वुड बी टैक्सेबल अगर डिफरेंस कितने से ज़्यादा है? बेटा 50,000 रुपये से ज़्यादा। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, सबसे पहले मूवेबल प्रॉपर्टी की देखो, ये गिफ्ट अगर आपको किससे मिले हैं? किसी रिश्तेदार से, मैरिज वगैरह पे किसी से भी मिले हैं। मैरिज पर बेटा ये नहीं लिख रहा रिलेटिव, मैरिज पर तो किसी से भी मिले हैं, अनजान से भी मिले हैं आपकी शादी पर, तो शादी पर आप प्लानिंग कर सकते हैं। मैंने करी थी अपने भाई की शादी पर प्लानिंग, मैं कई बार बच्चों को बताता भी हूँ। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। अब हम ये मत कहना ये तो 2017 में आया, मैंने बताया 2009 2012 वो सब हो चुका था। तो बेटा मैरिज पे अगर आप गिफ्ट ले रहे हैं, गुप्त दान ले रहे हैं मैरिज पे, तो वो सब माफ़ है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं है। अगर मैरिज पर रिलेटिव से ले रहे हैं, कभी भी बर्थडे पे भी ले रहे हैं, किसी भी ओकेजन पे ले रहे हैं, रिलेटिव से दो, ये वैसे ही ले रहे हैं, यूँ ही ले रहे हैं गिफ्ट, आप आज ऐसे ही लेने लगे तो भी कोई टैक्स नहीं है। अंडर अ विल और इनहेरिटेंस पे ले रहे हैं बेटा, पिताजी की प्रॉपर्टी मिल रही है, डेथ ऑफ द पेयर पे मिल रही है, विल पर, लोकल अथॉरिटी से मिल रही है। बेटा अगले पॉइंट तो सब नॉर्मल है, इनको मैं ज़्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं पाऊँगा। 1023C वाले सेक्शन में जो लोग रेफर हैं उनसे मिल रही है, 12 और 12AA वालों से मिल रही है। सेक्शन याद रखना इनके, 1023C के क्लॉज 6 से 6 5th और 4th वालों से मिल रही है। और बेटा सेक्शन 47 के इन वाले क्लॉज 1 6 7 6 से इन सब से मिल रही है प्रॉपर्टी गिफ्ट, या किसी ट्रस्ट से मिल रही है। सर ये सब हमसे पूछे जाएंगे? नहीं, बस थोड़ा सा फिर भी पता होना चाहिए, थोड़ा रीड करना। रिलेटिव से मिल रही है या फिर किसी ऐसे क्लास ऑफ पर्सन से मिल रही है जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इन सब से गिफ्ट मिल रहे हैं बेटा, तो टैक्स नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है बेटा? प्रॉपर्टी में इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, एक तो क्या हो गई? इमूवेबल प्रॉपर्टी, और बेटा बाकी ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है। बेटा ध्यान रखना, यही है बस मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर यही चीज़ें गिफ्ट में मिल रही हैं जो मैंने आपको बताई हैं, शेयर, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क, बुलियन, ये सब चीज़ें मिल रही हैं तो ही बेटा ध्यान रखना, ये सब चीज़ें मिल रही हैं तो मूवेबल प्रॉपर्टी है ये सब चीज़ें, तो फिर टैक्स लगेगा। अगर इसके अलावा कार मिल रही है, फ्रिज मिल रही है, AC मिल रहा है तो टैक्स नहीं लगेगा बेटा, समझ रहे? ये गिफ्ट में मिल रहे हैं तो टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये चीज़ें गिफ्ट, और इन सब की ना एग्रीगेट वैल्यू अगर 50,000 से, जैसे ज्वेलरी दी आपको 20,000 की, 30,000 की ड्राइंग दी, 10,000 के बुलियन दिए, अब आप ये मत कहना ये 50 से कम है, 50 से कम है, इन सब का एग्रीगेट करना है मूवेबल प्रॉपर्टी का। देखो लिख रहा है
मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या करना है, एग्रीगेट करना है। काफ़ी बच्चों ने मेरे से डाउट भी पूछे थे, अब समझ आ जाएगा बेटा। कंसिडरेशन इज पेड फॉर द मूवेबल प्रॉपर्टी। सो क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन FMV एंड द कंसिडरेशन सो पेड वुड बी टैक्सेबल इफ सच डिफरेंस इज मोर देन 50,000। यहाँ पे तो ये बोल रहा है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, विदाउट कंसिडरेशन द एग्रीगेट FMV ऑफ सच एक्सीड दिस एग्रीगेट वैल्यू, सबकी मिलाकर एग्रीगेट वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा है तो होल ऑफ द एग्रीगेट वैल्यू पे लगेगा। बेटा बेटा क्लियर हो रहा है, समझ आया आपको? नहीं। रिलेटिव का मतलब कौन है सर? रिलेटिव का मतलब इंडिविजुअल की स्पाउस, ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर एंड सिस्टर चलो मैं हिंदी में बोल देता हूँ, पति पत्नी, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, भाई बहन या साले साली, समझ रहे हैं? स्पाउस के भी आ जाएंगे, नीचे कवर हो जाएंगे बेटा। ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द स्पाउस देखो हो गया कवर, साले साली। ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द आइदर ऑफ द पेरेंट्स, चाचा, बुआ, मासी, मामा। लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट, पोते पोती, देवते देवती, दादा दादी, परदादा परदादी, इस ऑर्डर में और उस ऑर्डर में। लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट बेटा। स्पाउस के भी सेम ही होंगे बेटा, स्पाउस के भी, और कुछ सेम नहीं होंगे। जैसे बेटे बच्चे तो सेम होंगे, पर बेटा दादा दादी अलग हो सकते हैं। स्पाउस के दादा दादी अलग हो सकते हैं, हस्बैंड के दादा दादी अलग होंगे। यस हो सकते हैं, क्या होंगे ही अलग, वरना स्पाउस ही कैसे होंगे। स्पाउस ऑफ द पर्सन रेफर टू इन सब, अगर ऊपर बुआ जी कवर हो गई पहले 6 पॉइंट में तो फूफा जी यहाँ कवर हो जाएंगे स्पाउस में। मामा कवर हो गए तो मामी यहाँ कवर हो जाएंगे बेटा। HUF के केस में एनी मेंबर देयर ऑफ, कोई भी मेंबर होगा इनका HUF के केस में उस पर टैक्स लग जाएगा। सम अदर इनकम विच शैल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये कुछ इनकम है, ये भी अदर सोर्सेज में होती है, जो केस स्टडी से पता चला। अगर हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करोगे तो कोई भी इनकम है, सब लेट करोगे, आप ओनर नहीं हो, सब लेट कर रहे हो, तो इनकम पर टैक्स लग जाएगा। कहाँ पर? अदर सोर्सेज में। इंटरेस्ट आ रहा है बैंक डिपॉजिट पर, रॉयल्टी आ रही है, डायरेक्टर सेटिंग फीस है, ये पढ़ लेने बेटा। रेंट फ्रॉम प्लॉट ऑफ लैंड है, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स है, आपके बैग में पैसे मिल गए, अब बता नहीं पा रहे पैसे कहाँ से आए, तो ऐसे केस में बेटा इनकम कहाँ टैक्सेबल हो जाएगी? अदर सोर्सेज में। फैमिली पेंशन रिसीव हुई है मेंबर से, डिसीज मेंबर के, बंदे की डेथ हो गई, फैमिली पेंशन, बंदा की डेथ हो गई तो उसकी फैमिली को पेंशन मिल रही है बेटा, तो उसकी इनकम पर टैक्स लग जाएगा यहाँ पर। और बेटा 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर एग्जेम्प्ट भी होता है, याद रखिएगा। ये अभी हम आगे पढ़ लेंगे, 2 मिनट बाद ही पढ़ लेंगे, अभी आ जाएगा नीचे, समझ रहे हैं? फैमिली पेंशन अगर 1 लाख मिली तो 1 लाख का 1/3 33,000 बना, 33,333 और 15,000 विच एवर इज लोअर, 15,000 माफ़ हो गया, 85,000 पे टैक्स लग जाएगा बेटा। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, सैलरी पेबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑनरेरियम, एनी अदर कैजुअल इनकम, इंटरेस्ट रिसीव ऑन कॉम्पनसेशन फ्रॉम मोटर एक्सीडेंट क्लेम, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज़ ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन इन URPF। अगर विड्रॉल करेगा तो इस पे इंटरेस्ट होगा, जो सब वो इनकम टैक्स लगेगा अदर सोर्सेज में। सेक्शन 145 मेथड ऑफ अकाउंटिंग, इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली, वही बेटा PGBP की तरह होगा, मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे लगेगा। सेक्शन 57 डिडक्टिबल है, इसका पहला पॉइंट अभी के लिए छोड़ दीजिए, फर्स्ट पॉइंट छोड़ दीजिए, सेकंड पॉइंट से आइए बेटा। क्या क्या डिडक्शन मिलेगी? डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम रिसीव, एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन है, याद करो एम्प्लॉय जब देता था तो पहले इनकम होती थी, जब हम उसे पे कर देंगे उसके अकाउंट में ऑन और बिफोर द ड्यू डेट तो हमें डिडक्शन मिल जाएगी। बिल्डिंग वगैरह, मशीनरी वगैरह अगर हमने किराए पे उठाई हुई हैं तो उनके डेप्रीशिएशन वगैरह यहाँ पर डिडक्शन मिल जाते हैं। अभी मत बोलना सर PGBP में मिलेंगे, बेटा PGBP का चैप्टर नहीं है। अदर सोर्सेज में इनकम, अगर इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है तो खर्चे भी तो अदर सोर्सेज में ही अलाउड होंगे बेटा। इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन अभी बताई थी 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर एग्जेम्प्ट है। उसके बाद बताया था कोई भी एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को छोड़कर कोई भी एक्सपेंडिचर जो होली एंड एक्सक्लूसिवली अदर सोर्सेज की इनकम को कमाने के लिए, बिल्कुल PGBP की तरह नहीं हो गया सेम बेटा। इन द केस ऑफ रेफर टू पॉइंट नंबर 8 इन सेक्शन 56(2) डिडक्शन 50%, याद है इंटरेस्ट की सीधे सीधे डिडक्शन मिल रही थी 50%, कोई उसके अलावा अदर डिडक्शन नहीं मिल रही थी। एनहांस कंपनसेशन पर जो इंटरेस्ट मिल रहा था अभी मैंने करके बताया था 10 लाख इंटरेस्ट मिला था। एनी अलाउंस और एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द एक्टिविटी ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस, सर आप तो बता रहे थे विनिंग फ्रॉम लॉटरी हॉर्स रेसेस से कोई भी खर्चा अलाउड नहीं है, यहाँ तो गया बेटा ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी नहीं है, ये विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस नहीं है, ये ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस है। ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस, घोड़े खरीदे हैं और उन्हें पाल रहे हैं, उसका बिजनेस है बेटा, मतलब बिजनेस नहीं है, वो काम कर रहे हैं हम। सेक्शन 58 डिडक्शन नॉट अवेलेबल, बेटा कोई भी पर्सनल खर्चा अलाउड नहीं है, ध्यान रखें। इंटरेस्ट अगर आउटसाइड इंडिया दिया है, TDS नहीं काटा,
तो अलाउड नहीं है। ये सब हमने पीजीबीपी में पढ़ लिया, पीजीबी वाले पॉइंट मारे हैं। कोई भी सैलरी दे रहे हो आप आउटसाइड इंडिया और उस पर टीडीएस नहीं काटा तो डिडक्शन अलाउड नहीं है। कोई भी एक्सपेंडिचर आपने किया जिसकी पेमेंट रिश्तेदारों को करी या स्पेसिफाइड लोगों को करी और ज़्यादा पेमेंट करी है जानबूझकर, याद है ना 50,000 पेमेंट कर रहे थे और 2.5 लाख दिखा रहे थे, पीजीबीपी में पढ़ा था बेटा। रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्शन 40 है, अगर 10,000 से ऊपर खर्चे की पेमेंट कर रहे हो अकाउंट पे ही चेक वगैरह के अलावा तो भी बेटा डिडक्शन नहीं मिलेगी। कोई भी खर्चा आप कर रहे हो लॉटरी वगैरह क्रॉसवर्ड पजल से, उनसे तो कोई भी डिडक्शन मिलती नहीं है। और इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स की डिडक्शन मिलती ही नहीं है, हमें पीजीबीपी में भी नहीं मिली थी, यहाँ भी नहीं मिलेगी बेटा। ये आपके सिलेबस से हट गया, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन हट गया, राइट, ये सब हट गया, राइट, ये काट सकते हैं आप, ये अब हट गया, ये टैक्सेबल नहीं है। एक पॉइंट रह गया बेटा, फर्स्ट पॉइंट डिविडेंड। 5-10 मिनट लगाकर हम डिविडेंड और पढ़ते हैं और हमारा फाइनली ये चैप्टर खत्म हो गया बेटा। डिविडेंड मैंने बताया था सेक्शन 56(2) के अकॉर्डिंगली हमारा डिविडेंड भी टैक्सेबल होगा। डिविडेंड डिफाइन है सेक्शन 220 में बेटा। पहले ना मैं थोड़ा सा इसकी भूमिका बता देता हूँ, क्योंकि आज के टाइम में तो अब ये सब हट ही गया, जो आप सोच रहे हैं इस सब पे टैक्स ही नहीं लगना। तो मैं वही फेस टू फेस में जैसे बच्चों ने करवाया था एक तरीके से पहले मैं वैसे ही बता दूँ, पहले क्या होता था और अब क्या होता, बीच में क्या होने लगा बेटा। डिविडेंड की डेफिनेशन तो आपको पढ़ ही लेनी है, ये बताएंगे डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड तो आप जानते ही हैं, सबसे पहले मैं बता ही देता हूँ आपको एक बार डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड आपको पता ही है, कोई भी कंपनी रिवॉर्ड दे रही है प्रॉफिटों में से शेयर होल्डरों को, डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डरों को एक रेशो में, शेयर होल्डिंग की रेशो में दे रही है, रेशो ऑफ शेयर होल्डिंग रिवॉर्ड दे रही है शेयर होल्डर्स को बेटा। अलग अलग फॉर्म में देती है, कैश के पेमेंट में भी दे देती है, स्टॉक दे देती है, मतलब किसी भी फॉर्म में दे देती है, राइट। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, डिसाइडेड बाय बीओडी, राइट, जो कंपनी शेयर होल्डरों को दे रही है। हाउएवर ये ऑब्लिगेटरी नहीं होता कंपनी के लिए कि वो डिविडेंड जरूर देगी हर साल, अगर प्रॉफिट होंगे तो दे देगी। डिविडेंड यूजुअली कंपनी का प्रॉफिट ही होते हैं बेटा। इंटरिम डिविडेंड भी होता है और फाइनल डिविडेंड भी होता है। अब डिविडेंड चाहे इंटरिम है चाहे फाइनल है, बात है टैक्सेबिलिटी की। डिविडेंड रूप में अगर कुछ भी मिल रहा है, बस फ़र्क इतना है कि अगर ये 20-21 ईयर है तो फाइनल डिविडेंड यहाँ जाके मिलता है 21-22 में, यहाँ जाके, और इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में ही मिल जाता है बेटा। समझ आ रहा है, जब अकाउंट प्रिपेयर हो जाते हैं तब मिलते हैं। इंटरिम डिविडेंड यूजुअली 6 मंथ का मिल जाता है बीच में ही, पर फाइनल डिविडेंड एंड में मिलता है बेटा, पूरे अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद। तो डिविडेंड किसी भी रूप में हो, ये कह रहे हैं डिविडेंड जो आप जानते हैं वो तो डिविडेंड होता ही है बेटा। इनकम टैक्स एक्ट ने डिविडेंड का कोई मीनिंग नहीं बताया अभी, वो कह रहा है जो आप जानते हो वो डिविडेंड होता है, अकाउंट में आप पढ़ के आए हो डिविडेंड क्या होता है। अब तो जानने वाली बात ये है, इनकम टैक्स कह रहा है अब तो जानने वाली बात ये है कि हम क्या क्या टैक्स ट्रीटमेंट करेंगे। टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, डिविडेंड का टैक्स ट्रीटमेंट क्या है बेटा, ध्यान से। सबसे पहले एक ना सेक्शन बनाया है इन्होंने, सेक्शन 222, इसके अकॉर्डिंगली इन्होंने डिविडेंड की इनक्लूसिव डेफिनेशन दी बेटा। कैसी डेफिनेशन दी, इनक्लूसिव डेफिनेशन। डिविडेंड की कैसी डेफिनेशन दी, इनक्लूसिव डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली डिविडेंड ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 क्लॉजेज भी डिविडेंड होते हैं। मतलब ये कह रहे हैं वो तो डिविडेंड है ही है जो आपने अभी तक पढ़ा है, वो तो डिविडेंड है ही जो आपने अभी तक डिविडेंड पढ़ा है, वो डिविडेंड होता ही है। इसके साथ साथ ना ये भी डिविडेंड में इंक्लूड कर लेना, ये 5 पॉइंट भी डिविडेंड है। इनसे पूछा सर जी क्या है ये 5 पॉइंट, इन्होंने कहा कंपनी में जितने भी प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट बचे हुए हैं, क्या बचे हुए हैं, प्रॉफिट। और अगर आप कंपनी की एसेट बांट रहे हो और आप कह रहे हो डिविडेंड थोड़ी ना दे रहे हैं, हम तो असेट दिए, हमने तो शेयर होल्डर को असेट बांटी है 10 लाख की और प्रॉफिट थे 12 लाख की, तो बेटा डिविडेंड ही हो गया 10 लाख का, ये प्रॉफिट ही तो बांट दिया आपने। या इसी को दूसरा बोले, प्रॉफिट असेट बांटी है 15 लाख की, तो बेटा 12 लाख का डिविडेंड ही हो गया, डीम्ड डिविडेंड। ये सेक्शन किस चीज़ का है, डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड डिविडेंड मतलब जितने तक के कंपनी में प्रॉफिट पड़े हैं उतने तक का अगर कोई भी माल मसाला आप बांट रहे हो कंपनी में, बेटा वो तो डिविडेंड है। डिविडेंड नहीं भी है तो मान लेंगे डिविडेंड है, और उस पर क्या लग जाएगा, जो भी ट्रीटमेंट होगा टैक्स ट्रीटमेंट हो जाएगा। पहले डिविडेंड मान लेंगे। पहले बात समझ आई सर। बी पॉइंट में क्या है, बी पॉइंट में जितने तक के प्रॉफिट हैं उतने तक के अगर आपने डिवेंचर्स बांट दिए,
असेट नहीं बांटी आपकी बारी, डिवेंचर बांट दिए फ्री में, डिपॉजिट सर्टिफिकेट बांट दिए इंटरेस्ट के साथ या बिना इंटरेस्ट के। बेटा अगर शेयर बांटे हैं, देखो एनी बोनस शेयर्स दे दिए प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को, बोनस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो ये सब डिविडेंड ही तो बांटा है आपने। आप क्या कर रहे हो, कागज़ के टुकड़े बांट रहे हो, आप कह रहे हो पैसे नहीं दे रहे, हम डिवेंचर दे देते हैं आपको। अब डिवेंचर, अब अगर आप हमारी कंपनी के खरीदते तो आपने पैसे देने पड़ते हैं ना, अब आपको फ्री में डिवेंचर मिल गए, तो ये भी डिविडेंड है पॉइंट नंबर बी के अकॉर्डिंगली। बेटा क्लियर हो रहा है। ए के अकॉर्डिंगली कोई भी एसेट बांट देना, जितने तक के प्रॉफिट है वहाँ तक की कोई भी एसेट बांट देना, जितने तक के प्रॉफिट है वहाँ तक डिवेंचर बांट देना किसी भी शेयर होल्डर को, और बोनस बांट देना, किसको बोनस बांट देना बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसको बोनस बांट देना, ये भी डिविडेंड है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा लिक्विडेशन पर, कंपनी के लिक्विडेशन पर, कंपनी के लिक्विडेशन पर, कंपनी बंद हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, ये तो हमने वहाँ भी पढ़ा था कैपिटल गेन में, तो कंपनी बंद हो रही है उस केस में कुछ भी बांटना। अच्छा सर बोनस अगर इक्विटी शेयर होल्डरों को बांटे तो क्या डीम डिविडेंड है? नहीं, बोनस लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को बांट रहे हो तो डीम डिविडेंड है, इक्विटी को बांट रहे हो तो डीम डिविडेंड नहीं है, इक्विटी का तो है ही अधिकार बोनस पे लास्ट। बेटा क्लियर हो रहा है। और लिक्विडेशन पर अगर कोई भी माल मसाला बांट रहे हो किसी भी शेयर होल्डर को, इक्विटी को या प्रेफरेंस को, मैं जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अब काम का नहीं है, सब डिलीट हो गया है, अभी अब 5 मिनट बाद आप कहेंगे सर आपने पढ़ाया क्यों है, पर ये वाले पॉइंट तो काम के ABCD बेटा, तो ये भी क्या है डिविडेंड। डी पॉइंट बेटा बहुत ध्यान से, अगर प्राइवेट कंपनी, अगर कोई भी कंपनी रिडक्शन कर रही है जहाँ तक के प्रॉफिट्स है, कह रही है मैं ना आपकी कैपिटल ही तो वापसी दे रही हूँ, मतलब कंपनी कैपिटल के रूप में वापसी दे रही है, कैपिटल में रिडक्शन कर रही है, पैसे नहीं दे रही, हार्डकोर रिडक्शन कर दिया कैपिटल में, मतलब कंपनी में जैसे शेयर खरीद रखे थे किसी ने, कैपिटल ले रखी थी 20 लाख की, कंपनी में प्रॉफिट हुए 10 लाख के, असेट पड़ी हुई है 30 लाख की, कंपनी क्या कह रही है मैंने कैपिटल कम कर दी, 10 लाख कर दी, डिविडेंड कहाँ बांटा, देखो प्रॉफिट ये रहे सेम टू सेम। अब बेटा ये तो बेवकूफ़ी है, ये तो गलत कह रही है कंपनी, समझ रहे हैं। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज ऑल्सो अ डीम्ड डिविडेंड। अगर आप प्राइवेट कंपनी है और आप कह रहे हो हमने ना लोन दे दिया है अपने शेयर होल्डर को, क्या दे दिया है, लोन, प्राइवेट कंपनी हमने शेयर होल्डर को लोन दे रही, कह रही मैं डिविडेंड नहीं बांट रही, मैंने क्या दे दिया है, लोन। बेटा ये सब ना घपलेबाजी इसलिए करते थे, आपको लग रहा होगा सर डायरेक्ट डिविडेंड क्यों नहीं बांट रहे, इतने बहाने क्यों बना रहे हैं, प्रॉफिटों को बांट क्यों नहीं रहे, प्रॉफिटों को कभी असेट के रूप में बांट रहे हैं, प्रॉफिटों को कभी डिवेंचर के रूप में बांट रहे हैं, प्रॉफिटों को कभी बोनस के रूप में बांट रहे हैं, ऐसा ड्रामा कर क्यों रहे हैं बेटा, अब क्यों कर रहे हैं ये समझ लीजिए, जब ज़्यादा समझ आएगा। अब तो ये ड्रामा करने की ज़रूरत भी नहीं है, अब तो टैक्स बेटा क्लियर हो गया। सर पहले क्या सेक्शन होता था, ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको ये ड्रामा सारा समझ आ जाएगा, 5 मिनट बस फोकस करिएगा, आपको समझ आ जाएगा। बेटा एक सेक्शन 115O था, सेक्शन 115O, क्या सेक्शन था, सेक्शन 115O1। इसके अकॉर्डिंगली कंपनी जो भी डिविडेंड बांटेगी अपने शेयर होल्डर्स को, नॉर्मल डिविडेंड दे रही है डिविडेंड के नाम पे, नॉर्मल डिविडेंड डिविडेंड के नाम पर तो भी, या 222A का, B का, C का और D का और E का, ये सारे डिविडेंड, ई भी छोड़ दो एक बार, ये सारे डिविडेंड अगर कंपनी देती थी, या तो नॉर्मल डिविडेंड ही दे रही है डिविडेंड के नाम पर या बहाने से दे रही है डिविडेंड, तो ये पकड़ लिए थे देखो, तो कंपनी पर टैक्स लगता था CDT या DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, या CDT कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो कंपनी ना बहाने से असेट बांटती थी, डिवेंचर बांटती थी, बोनस बांटती थी, लिक्विडेशन पे कुछ बांट देती थी, कंपनी डायरेक्ट डिविडेंड नहीं देती थी क्योंकि कंपनी पर टैक्स लग जाता था। और बेटा ये सारे डिविडेंड, क्योंकि कंपनी पर CDT लग गया, DDT लग गया, ये सारे डिविडेंड बेटा शेयर होल्डर के हाथ में 1034 में एग्जेम्प्ट थे। पहले ट्रीटमेंट समझ आ रहा है, ये बिल्कुल पहला ट्रीटमेंट है, फर्स्ट ट्रीटमेंट। अब नहीं होता ये ऐसा, पहली बार ऐसे हुआ करता था, अब तो मैं कटवा दूंगा बेटा, पहली बार अब मैं सारा ये पेज कटवा दूंगा, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले क्या हुआ करता था, सेक्शन 1 पर ये कॉपी कर लेना, काम आएगा। सेक्शन 115O1 के अकॉर्डिंगली कंपनी जो भी नॉर्मल डिविडेंड देती थी शेयर होल्डर पे, उस पर भी CDT लगता था, और ये डीम डिविडेंड है जो ABCD वाले, सर ई नहीं लिखा आपने, बता रहा हूँ बेटा, उन पर क्या लगता था, CDT या DDT, और शेयर होल्डर के हाथों में एग्जेम्प्ट होते थे। और बेटा जो 222E वाला था, कंपनी के हाथों में CDT नहीं लगता था और शेयर होल्डर के हाथों में टैक्स लगता था इसमें। बेटा ई वाले में, ई वाला बहुत खतरनाक था, याद है ना, लोन दे रही है कंपनी अपने शेयर होल्डर को,
ये कहकर कि मैं डिविडेंड नहीं दे रही, लोन दे रही हूँ, तो और भी बड़ी प्लानिंग कर रही है। बेटा सबसे पहला ट्रीटमेंट, फिर ये चेंज हुआ लॉ, फिर दूसरा ट्रीटमेंट आया, तीसरा आ चुका है, फिर सेकंड ट्रीटमेंट आया। सर सेकंड ट्रीटमेंट क्या आया? 115O 115O1 के अकॉर्डिंगली जितना भी नॉर्मल डिविडेंड कंपनी देगी, नॉर्मल डिविडेंड 115O में ही आ गया बेटा, क्या जितना भी कंपनी नॉर्मल देगी, नॉर्मल डिविडेंड, और 222 ABCD का डिविडेंड देगी। बेटा किसका देगी? 222 ABCD, 4 ये, और नॉर्मल डिविडेंड देगी जो भी कंपनी, समझे? इस सब पर कंपनी CDD देगी, पर थोड़े लोअर रेट से, कम रेट से। ये दूसरा ट्रीटमेंट आया। और जो 222E वाला है उस पर भी कंपनी अब CDD देगी थोड़ा हायर रेट से, कंपनी से ही लेंगे टैक्स, और शेयर होल्डर के हाथों में दोनों डिविडेंड एग्जेम्प्ट हो गए 1034 में। बेटा आया, समझ नहीं आया? ये दूसरा ट्रीटमेंट आया। पहला ट्रीटमेंट क्या था? सर जी पहला ट्रीटमेंट आप ऊपर जाके देख सकते हैं क्या था। पहला ट्रीटमेंट था 222 ABCD और नॉर्मल डिविडेंड पे कंपनी CDD देगी, बाकी शेयर होल्डर के हाथों में एग्जेम्प्ट होगा। और 222E वाले पर कंपनी CDD नहीं देगी, शेयर होल्डर के हाथों में टैक्स लग जाएगा। फिर क्या आया? सेकंड ट्रीटमेंट अमेंडमेंट आई कि नॉर्मल डिविडेंड और ABCD सब पर CDD देगी कंपनी, पर थोड़े कम रेट से, और 222E के अकॉर्डिंगली अब CDD देगी कंपनी पर थोड़े हायर रेट से, और शेयर होल्डर के हाथों में अब टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स। बेटा फिर तीसरा ट्रीटमेंट आया, सेम यही सब कुछ जो ऊपर हो रहा है, ये सब कुछ तो होगा, ये तो है ही है। एंड एक नया सेक्शन और इंट्रोड्यूस कर दिया, 115BBDA। अब ये भी बंद हो गया बेटा। 115BBDA आया, एंड तीसरा ट्रीटमेंट कि शेयर होल्डर के हाथों में भी टैक्स लगेगा। कंपनी के हाथों में तो लगेंगे ये टैक्स सारे जो हैं, डबल टैक्सेशन कर दिया। अगर शेयर होल्डर को साल में 10 लाख से ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है, एक साल में 10 लाख से ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है, तो शेयर होल्डर के हाथों में भी टैक्स लगेगा। बेटा कुछ समझ आ रहा है? अगर शेयर होल्डर को एक साल में कितने से ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है, 10 लाख से ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है, तो शेयर होल्डर के हाथों में भी 10%, फ्लैट रेट ऑफ 10% से टैक्स लगेगा, डबल रेट ऑफ टैक्सेशन। तो बेटा 1034 हट गया ना, 1034 के अकॉर्डिंग नो टैक्स, पर 115BBDA कह रहा है लगेगा टैक्स शेयर होल्डर के हाथों में 10 लाख से ज़्यादा। बेटा ये समझ आया? ये सब सर आज की तारीख में अब कौन कौन से सेक्शन जिंदा रह गए, पहले ये देखें। पहले कौन कौन से सेक्शन हमने टच किए? सर 222 ABCDE, ये सब डीम्ड डिविडेंड के हैं। बेटा ये तो आज भी मीनिंग है, डीम्ड डिविडेंड तो पढ़ना पड़ेगा आपको, अभी आपको सेल्फ पढ़ना है, मैं पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। बेटा ये तो आपको पढ़ना ही है डीम्ड डिविडेंड। 115O अब हट गया बेटा, 115O हट गया तो मतलब कंपनी पर CDT DDT नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। सर 1034 भी हट गया, मतलब सर शेयर होल्डर के हाथों में एग्जेम्प्ट नहीं होगा, टैक्स लगेगा मतलब एग्जेम्प्ट। और 115BBDA भी हट गया बेटा, BBDA भी हट गया, मतलब शेयर होल्डर पर 10 लाख से ऊपर पर टैक्स लग रहा था, वो नहीं लगेगा। सर क्या होगा, फाइनल क्या हो गया बेटा? शेयर कंपनी पर CDT नहीं लगेगा, शेयर होल्डर के हाथों में एग्जेम्प्ट नहीं होगा, शेयर होल्डर के हाथों में 10 लाख वाला कानून भी नहीं है, 1 रुपया भी अगर शेयर होल्डर को मिलेगा तो उस पर भी टैक्स लगेगा डिविडेंड पे। ये बना दिया आपका। अब ये देखो कितना सरल सा है, मुझे इतना टाइम लगाना ही नहीं चाहिए। अगर 1 रुपया भी शेयर होल्डर को मिलेगा डिविडेंड के रूप में तो उस पर भी टैक्स लगेगा। बेटा क्लियर हो गया पूरा? सीधे मैं पहले पेज पढ़ा देता हूँ, बाकी तो आपने खुद पढ़ना है, मैं तो ट्रीटमेंट पढ़ा देता हूँ आपको, बाकी पेज आपको खुद पढ़ने। देखो ये अब आपने सेल्फ रीड करना है, आपने करना है तो अपने लिए ये लिख देते हैं, रीड कर लेना, ये जिंदा है आज भी, ठीक है, ये रीड है बेटा। ये मीनिंग ऑफ डिविडेंड 222 ABCD और E पॉइंट, ये रीड कर लेना, और ये काटने नहीं है, ये जिंदा है बेटा। बेटा उसके बाद 222E का मीनिंग बता रखा है, ये तो पढ़ लेना। उसके बाद 115 भी ये रीड कर लेना, पर ये मर चुका है, सेक्शन ख़त्म हो गया बेटा, ये सेक्शन डिलीट हो गया, आप समझ रहे हैं, हट गया है बेटा। उसके बाद ये भी हट गया, 115O भी हट गया, ये रीड कर लेना, पर आप करना चाहो तो ये हट गए बेटा। ये सब लिखा हुआ भी दिखा देता हूँ मैं आपको, दिखाई रहा 1034
1035 क्या अभी पढ़ते हैं, 115 ओ, 1034 और 115 BBD हैव बीन डिलीटेड। सर ये 1035 और 115 आर क्या है बेटा, जैसे शेयर पे था अभी बिल्कुल ऐसे ही म्यूचुअल फंड पे है। म्यूचुअल फंड पे भी 115 आर के अकॉर्डिंगली सेम ट्रीटमेंट होता था। जब रिटर्न देती थी कंपनी तो उस पर टैक्स लगता था कंपनी पर, और शेयर होल्डर के हाथों में, यूनिट होल्डर के हाथों में एग्जेम्प्ट होता था। क्या बोल रहे हैं, छोटा सा था 115 ओ की तरह। कंपनी जब डिविडेंड बांटती थी, रिटर्न बोलते हैं, डिविडेंड नहीं बोलते यूनिट पर, तो टैक्स लगता था कंपनी के हाथों में और शेयर होल्डर के हाथों में एग्जाम। अब ये दोनों डिलीट हो गए, अब सीधे शेयर होल्डर के हाथों में टैक्स लगता है। 1034 भी डिलीट हो गया, 1034, 1035, 115 ओ आर, 115 हैव बीन डिलीट। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट क्या कि ये सब डिलीट हो गए हैं सर जी। अब तो जो भी डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम आएगी वो टैक्सेबल हो जाएगी रिसिपिएंट के हाथों में। 115 BBD भी डिलीट हो गया। डिविडेंड रिसीव हुए जो ABCDE वाले, ये सब अब टैक्सेबल है रिसिपिएंट के हाथों में। सर कैलकुलेशन कैसे होगी टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी की? अर्लियर पहले सरचार्ज एप्लीकेबल होता था बेटा 15%, केवल 111A पर, 112A पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। डिविडेंड वाली इनकम पर भी बेटा मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा, 15%। ये ध्यान रखना टैक्स निकालते वक्त। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अगर आपकी इनकम में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और डिविडेंड है, तो सरचार्ज 15%। एक कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट आई है बेटा सेक्शन 57 में, अगर पर्सन इंकर कर रहा है कोई भी खर्चा डिविडेंड को कमाने के लिए, अब डिविडेंड की इनकम टैक्सेबल है, या इनकम कमाने के लिए म्यूचुअल फंड से, यूनिट ऑफ म्यूचुअल, तो एक्सपेंस बेटा अलाउड नहीं है उसे इनकम कमा, मतलब लॉटरी की तरह कर दिया। डिविडेंड की इनकम आ रही है या म्यूचुअल फंड से रिटर्न की इनकम आ रही है, इन सब पर बेटा कोई डिविडेंड, कोई भी इनकम में डिडक्शन अलाउड नहीं है, पर इंटरेस्ट की डिडक्शन अलाउड है। अगर आपने लोन ले रखा है और लोन लेके शेयर खरीदे, लोन लिया और लोन लेके शेयर खरीदे और शेयर पर अब डिविडेंड मिला, तो लोन पर भी तो ब्याज जा रहा होगा आपका, तो ब्याज की डिडक्शन मिल जाएगी, पर मैक्सिमम 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम। तो देखो मिस्टर एक्स ने बेटा लोन लिया 10 लाख रुपए का और इंटरेस्ट दिया 1 लाख रुपए का। देखो इस एग्जांपल से बिल्कुल समझ आ जाएगा जो आपको समझ नहीं आ रहा था। मिस्टर एक्स ने लोन लिया 10 लाख का, ब्याज गया 1 लाख का, और उसने 10 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए और शेयर पर डिविडेंड मिला 2 लाख। वैसे देखो डिविडेंड 2 लाख का मिला, पर खर्चा भी तो हो गया 1 लाख का, इंटरेस्ट चला गया इस पैसे से, पर इंटरेस्ट की रिडक्शन मात्र कितनी मिलेगी, 20%, 40,000। 2 लाख का 20%, 40,000। बेटा 1,60,000 पे टैक्स लग जाएगा, 40,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। समझ आया नहीं आया, 1,60 पे टैक्स लग जाएगा। ये बेटा पूरा हो गया अदर सोर्सेस का। एक हमने पॉइंट छोड़ा था सेक्शन 57 में, वो भी पढ़ लेते हैं। सेक्शन 57 डिडक्टिबल एक्सपेंसेस, कह रहे कोई भी कमीशन और रेम्यूनरेशन अगर डिविडेंड को कमाने के लिए दिए हैं आपने, ये ब्रैकेट छोड़ दो, या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी को कमाने के लिए दिए हैं आपने, तो बेटा शैल बी पेड जेन्युइन एंड रीजनेबल, अलाउड हो जाएंगे अगर जेन्युइन है। पर ये सब हटा दिया। देखो वर्ड अदर देन डिविडेंड अंडर सेक्शन 115 हो इज डिलीटेड बाय द फाइनेंस एक्ट, फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड बाय सेक्शन 57। कह रहे कोई भी कमीशन या रेम्यूनरेशन दिया है डिविडेंड को लेने के लिए तो वो अलाउड होते थे बेटा, अदर देन डिविडेंड तो काट ही दिया। अब तो 115 वाले डिविडेंड को छोड़ ही दो, कह रहे इस डिविडेंड को छोड़ दो, अब तो ये छोड़ दो, ये समझने की जरूरत नहीं है। क्या प्रोवाइजो ऐड हुआ है कि कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है जी डिविडेंड इनकम में से या सिक्योरिटी की इनकम में से, जो म्यूचुअल फंड की इनकम में से, इनमें से कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है। सिर्फ डिडक्शन एक ही अलाउड है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की अभी बताई थी, वो भी 20% अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं। ये अभी हमने पढ़ लिया। ये क्वेश्चन आप बेटा कर लेंगे घर पे। एक्स की इनकम है, पीजीबीपी से इनकम 3 करोड़ है, 112A की, 111A की और डिविडेंड की। आपको याद होगा जब ये इनकम होती है तो मैक्सिमम सरचार्ज 15% लगेगा इन इनकम्स पर, और इस वाली इनकम पर कितना लग जाएगा सरचार्ज बेटा, 37% तक हाईएस्ट सरचार्ज है हमारे, आपको पता होगा हाईएस्ट सरचार्ज 37 है, पर ये वाले क्रॉस नहीं मारेंगे 15% से। क्लियर हो रहा है आपको बेटा, समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलिए हमारी क्लास ओवर होती है, हम क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं बेटा। आई होप आपने समझ लिया है अच्छे से, चीज़ों को अच्छे से कर लिया होगा। अब आप इसके क्वेश्चंस करिएगा, क्वेश्चंस करेंगे तो एक बार के लिए सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, पर सारे क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं बेटा। राइट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चैप्टर हमें 1.25 घंटे में हो गया है। अब आप इसे प्रॉपर लग के करिएगा, बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से करवाया आपको। ठीक है बेटा, चलिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय श्री राम, थैंक यू।